ट्रैकर का कारवां अब आजमगढ़ पहुंच गया है। सबसे पहले मैं आजमगढ़ के जो जिला अधिकारी हैं उनका यहाँ ट्रिलियन ट्रैकर में स्वागत करूंगी। सर, सबसे पहला जो सवाल है भारत की आबादी से जुड़ा हुआ, पॉपुलेशन जो है एक बड़ी कहा जा सकता है बदलाव के तौर पर देखा जाता है। बड़ी जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश से जुड़ी हुई है। अब ऐसे समय में जो जनसंख्या है उसको बर्डन ना बनाकर देश की, प्रदेश की या जिले के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। अगर हम जनपद आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 में लगभग 46 लाख थी। आज के दिन में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन अराउंड 55 लाख होगी। अब इसका हम प्रोडक्टिवली कैसे यूज करें, तो ऑब्वियस है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, जॉब में भी हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि उन्हें स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करें। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हम लोगों ने स्वरोजगार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। रिसेंट में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। गत वर्ष हम लोगों ने 4000 से ज़्यादा युवा को लोन दिलवाकर स्वरोजगार के उन्हें अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, पीएम विश्वकर्मा योजना है। यहाँ से लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को, दोनों के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग भी हम लोग लोकल नीड्स के आधार पर देते हैं। जैसे यहाँ पे पॉटरी उद्योग है तो 1500 में लगभग 350 लोगों को हमने पॉटरी की ट्रेनिंग दी। इसी टाइप से छोटे छोटे चीज़ों की। और लोगों को पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो इसमें भी पीएम विश्वकर्मा में भी शुरू में 1 लाख का, बाद में 2 लाख का लोन का प्रोविज़न है। अन्य हम रोजगार की बात करें तो एवरी ईयर हमारे यहाँ जिला सेवा योजन अधिकारी होते हैं, रोजगार मेला लगाते हैं। मैं सिर्फ गत वर्ष की बात करूंगा। गत वर्ष 45 रोजगार मेले लगे जिसमें कि 8000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। उसके पहले साल में भी 6000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। तो मैं ये समराइज करूंगा कि पॉपुलेशन को अगर हम प्रोडक्टिवली यूज करें तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये जनपद उत्तर प्रदेश का टॉप 10 जनपद में आता है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण एग्रीकल्चर का होल्डिंग छोटा है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एग्री बेस्ड एक्टिविटी के अलावा भी हम उनको बिजनेस, स्वरोजगार, रोजगार की तरफ डाइवर्ट करें, है ना जी। सर, कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान हमारा अन्नदाता है और बिना कृषि के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बात होती है उसका लक्ष्य किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि जो कृषि है उसे लेकर थोड़ा माइंडसेट बदलने की भी जो जरूरत है वो है, क्योंकि इसको उद्योग के तौर पर भी अब पहचान दिलाने की जरूरत है, और किस तरीके से कृषि को जो है उद्योगों के रूप में विकसित किया जा सकता है? देखिए, जनपद आजमगढ़ ऐसा जनपद है जहाँ की मैं ऑफिशियल आंकड़े की बात करूँगा। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार यहाँ के 91% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उसका अधिकतर जो पार्ट है वो खेती पे निर्भर है। तो ऑब्वियस है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में कृषि अति महत्वपूर्ण है। अब आपका जो सवाल है कि कृषि को हम उद्योग की तरफ उसको पुश करना चाहिए, तो यस करना चाहिए। क्योंकि सरकार का ये टारगेट है कि हम किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करें, और सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जब अन्न उपजता है तो हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदते हैं, जैसे धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं। गन्ना जब उपजता है तो यहाँ कोऑपरेटिव शुगर मिल है। लेकिन अगर किसानों की आमदनी को दोगुना करना है तो इसके अलावा भी उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रशासन की तरफ से यहाँ इस बात पे जोर रहता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोट करें। उदाहरण स्वरूप धान उपजा तो राइस मिल। आप देखिए, इन्वेस्टर समिट के बाद बहुत बड़ी संख्या में यहाँ राइस मिल की संख्या में इजाफा हुआ है। गेहूं उपजा तो आटा मिल, तिलहन उपजा तो तेल मिल। इसी तरीके से यहाँ बहुत सारी पोखरी हैं, तालाब हैं, तो उसमें हम फिशरीज को प्रमोट करने के लिए तालाब पट्टे पर देते हैं। 500 से अधिक तालाब के पट्टे दिए गए हैं। अब पट्टे पे देंगे तो फिशरीज कैसे होगा, तो फिश का जो सीड होता है उसका भी यहाँ पे इंडस्ट्री प्रमोट किया गया है।
यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आए हैं। अभी कुछ महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़े मिल्क चिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। तो हमारा ये टारगेट है, यहाँ हॉर्टिकल्चर में अमरूद की खेती होती है, केले की भी होती है और आम की थोड़ी कम होती है। तो इस पे बेस्ड हम लोग अचार, जो एसएचजी के माध्यम से अचार को प्रमोट करते हैं। ये सब हमने आधी वर्कफोर्स की बात की, मेल वर्कफोर्स। अब देखिए कि हमारी महिलाएं भी हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो जो 50% वर्कफोर्स है वुमेन की, उनको भी हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चरल बेस्ड जो छोटे छोटे रोजगार हैं वो करेंगे। और इसके लिए सरकार के सपोर्ट से, जिला प्रशासन के प्रयास से, आप ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो पिछले 5 साल में लगभग एसएचजी की संख्या में 1.5 गुने की वृद्धि हुई है। 5 साल पहले लगभग 12,000 थे, आज 18,000 से ऊपर है। 5 साल पहले 1.25 लाख महिलाएं एसएचजी के सदस्य थी, अभी 2.25 लाख हैं। अब ये क्या क्या करते हैं तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो भी व्यवसाय हो, एग्रो बेस्ड वो करती है। तो हमारा ये कहना है कि जहाँ की अधिकतम आबादी कृषि बेस्ड है, तो कृषि केवल खेती के अलावा खेती पे बेस्ड अगर हम व्यवसाय को बढ़ोतरी दें तो किसानों की और किसानों में मेल फीमेल दोनों की आमदनी बढ़ेगी, जनपद मजबूत होगा, स्टेट मजबूत होगा, तो अब ऐसे कि हमारा देश मजबूत होगा। सर, विकास की एक जरूरी शर्त है कि विकास के साथ साथ जो विरासत है वो भी आगे बढ़नी चाहिए। अब एक तरफ तो अगर हम कारखाने खोल रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसान जो हैं वो भी पीछे ना रह जाएं, ये भी उतना ही जरूरी है। और इन दोनों के बीच अगर जो बैलेंस की बात करें तो वो कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, कारखाने भी इतने ही जरूरी है। अभी आपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, तो कोई भी इकोनॉमी का 3 मुख्य आधार होता है, एक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। चूंकि हम लोग जनपद आजमगढ़ में बैठे हैं तो यहाँ की बात करूँगा। यहाँ टोटल जो ग्रॉस डीडीपी है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, इसमें 1/3 एग्रीकल्चर का हाथ है। भले ही पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन जो हमारा टोटल ग्रॉस डीडीपी है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ओनली 30% कंट्रीब्यूशन कृषि का है और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन मात्र 17% है, बाकी सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, ये सब है। तो जब तक हम इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक हमारा इकोनॉमी मजबूत नहीं होगा। अब इंडस्ट्री में हम लोगों की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो चुकी है। चूंकि देखिए, किसानों की या आम लोगों की दैनिक जो ज़रूरतें हैं उसका उत्पादन जब तक नहीं होगा तब तक उनका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की हमने बात की है। जैसे किसान हैं, गाँव में रहते हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाना है, इलाज करवाना है, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल में यहाँ पे स्कूल की, हॉस्पिटल की संख्या में वृद्धि हुई है, होटल और रेस्टोरेंट की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल का यूज होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप देखें कि यहाँ पे मुबारकपुर की साड़ियाँ और इधर में जो हमारा पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी है, उसका जो उत्पाद है बाहर बहुत जाता है। तो ये सब हमारा ये कहना है कि लोकल नीड बेस्ड, जो लोकल हमारे रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूज करके कैसे हम आम लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं और सब मिला के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। सर, क्या आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि आजमगढ़ को इंडस्ट्रियल हब के तौर पर तैयार किया जाए, अभी जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं? जी, मैंने ऑलरेडी कहा कि देखिए, यहाँ के जो डीडीपी है उसमें इंडस्ट्री का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, 17% ओनली है। तो उसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, इस जनपद में 17% है। आप स्टेट लेवल पे देखें तो पूरा जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी है उसमें इंडस्ट्री का 27% कंट्रीब्यूशन है, और अगर आप देश की बात करें तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है, 25%। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि देश में अगर 25% इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, स्टेट में 27, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। जैसा कि हमने कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एमएसएमई तो यहाँ आए हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज।
वो आए हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है। अब बड़ी इंडस्ट्री के स्कोप है या नहीं, तो बहुत स्कोप है। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट कनेक्टिविटी, बेसिक जो इसके 4-5 फैक्टर्स हैं। रॉ मटेरियल यहाँ हैं, एग्रो बेस्ड बड़ी इंडस्ट्री किया जा सकता है। लेबर वर्कफोर्स यहाँ की ऑलरेडी बहुत बड़ी है, हमने बात की है। मार्केट कनेक्टिविटी आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है, आसपास में बड़े बड़े शहर हैं, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सब जगह एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है। तो सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अब इसमें विल पावर की कमी है, इन्वेस्टर्स की विल पावर। सरकार का तो पूरा ही सपोर्ट है। इन्वेस्टर समिट के बाद स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सारी फैसिलिटी दी। सिंगल विंडो किया, एक से एक समिट हुए स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में यहाँ बड़ी इंडस्ट्री भी आएगी और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, जो जीडीपी हैं, उसमें इंडस्ट्री का भी अहम रोल होगा। सर, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को जन आंदोलन बना देते हैं। कैसे सर मुमकिन होता है? देखिए, ये मेरा मानना है कि जिस चीज से, जिस योजना या कार्य से आम लोगों को फायदा मिले, उस फायदे को प्रॉपरली आम लोगों को कन्वे करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको इस चीज़ से फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस आप इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि लोगों तक वो चीज़ पहुंचना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो जनरल हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर में डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेटर लिख दिया, उससे जमीनी स्तर तक पहुंचने में दिक्कत होती है। क्यों? जिस जनपद का, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इसका साक्षरता का रेट है 71% है और 91% लोग गांव में रहते हैं। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि उन तक क्या न्यूज़पेपर जाता होगा, टीवी जाता होगा, चिट्ठी पहुंचता होगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी योजनाएं हैं जो कि लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनका छोटा छोटा पम्फलेट बनाते हैं, उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, लोगों को क्या लाभ मिलेगा वो हो, और कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है वो है। उसको यहाँ 1810 ग्राम पंचायत में, पहले 11 थे अभी 10 हैं, तो सारे ग्राम पंचायत के पंचायत घर में सिंगल विंडो पे लगा देते हैं। जहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सो पंचायत सहायक नाम का एक पोस्ट क्रिएट किया है। वो एक व्यक्ति बैठते हैं, कोई भी आया किसी सेवा के लिए, वो सिंगल विंडो पे किसी को सर्टिफिकेट लेना है, जाति आय प्रमाण पत्र, तो उसको बता दिया, देखिए ये नई योजना आई है। लोगों को पता लग गया कि ये योजना है, इससे हमें लाभ लेना है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेंगे, जब इंटरेस्ट लेंगे तो जन जन तक पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा, जन आंदोलन बनेगा। एक रिसेंट का मैं उदाहरण देता हूं, जैसे यहाँ पे एक नदी है, तमसा नदी है, उसके बारे में काफी लोग पता है, जन आंदोलन पे आने वाली थी सर मैं। जी, तो मुझे लगता सर है आपको आजमगढ़ के लोग जो है वो सिर्फ देखकर नहीं बोलते, और यूं तो कह सकते हैं हमने कई डीएम देखे हैं लेकिन तमसा नहीं देखा है, और पीएम ने मन की बात में भी इसकी जो तारीफ है वो की थी। देखिए, तमसा नदी आजमगढ़ शहर के बीचों बीच से गुजरती है और यह बहुत ही पौराणिक नदी है। तमसा का नाम सुन के देखिए लोग चेहरे पे हंसी आ गई, हंसी नहीं मतलब खुशी आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो पहली रात उन्होंने इसी नदी के किनारे गुजारी थी। और आप आज भी देखेंगे तो इस नदी के किनारे महर्षि चंद्रमा, महर्षि दुर्वासा और महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम है। तो सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण नदी उपेक्षा का शिकार कैसे हो सकती है? यही बात मेरे संज्ञान में आई जब गत वर्ष मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और इस नदी के किनारे 111 ग्राम पंचायत हैं। चूंकि नदी अगर साफ रहेगी तो उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो इसी हॉल में सारे माननीय प्रधान जी से आह्वान किया गया और सबने उनको एक्सेप्ट किया। क्यों किया एक्सेप्ट? फिर मैंने कहा कि किसी योजना से अगर स्थानीय लोगों को लाभ है, हमने उनसे अपील की कि अगर तमसा नदी की जल स्वच्छ रहेगी तो उसमें आपके बच्चे नहाते हैं, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको उनके हॉस्पिटल के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपके परिवार का भविष्य बढ़ाएंगे।
साफ सफाई के अलावा हमने जो बगल में सरकारी जमीन रहती है उसको पैमाइश करवा के अवैध कब्जा मुक्त करवाया और उसमें पौधे लगवाए, फलदार पौधे। जो गत वर्ष हमारा वृक्षारोपण दिवस था उस एक दिन में हमने 60,000 पौधे लगाए। तो उससे हमने कहा कि फल आपके गांव में लगी है तो हम तो खाने आएंगे नहीं भाई, आप ही लोग खाएंगे। तो ये चीज उनके दिमाग में स्ट्राइक किया और ये जन आंदोलन बन गया। मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि अगर किसी कार्य से आम जनता को लाभ हो रहा है तो उसको क्लियर कट तरीके से आम जनता को बताना चाहिए, तो अपने आप वो जुड़ जाते हैं। धन्यवाद। सर, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण वर्ष 2008 से है, लेकिन आज तक कभी भी कोई शहरी विकास योजना जो है वो शुरू नहीं हुई है। आपके आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक आवासीय योजना जो है उसका काम तेजी से चल पड़ा? देखिए, ये सही बात है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण 2008 से कार्यरत है। गत वर्ष जब मैं आया तो मुझे इसकी आवश्यकता फील हुई। उसका दो कारण है। एक है कि मुझे हमेशा लगता है कि प्रशासन को कार्य स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए और स्थानीय कोई समस्या हो तो उसका हमेशा निदान निकालना चाहिए। तो यहाँ जमीन से रिलेटेड पूर्वांचल में समस्याएं रहती हैं। लोग घर के लिए जमीन लेते हैं, कल को पता लगता है कि अरे वो तो 50 साल पहले सरकारी जमीन थी या किसी और ने फर्जी तरीके से बेच दिया, तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हमें लगा कि ऐसी कोई योजना आएगी तो चूंकि सरकारी है, हम लोग सारा सरकारी दस्तावेज देख के परीक्षण करके ये योजना लाएंगे तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तो तुरंत जो है योजना चल पड़ेगी, लोगों को अपना घर आवास मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएगा। दूसरा कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत एक योजना है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है शहरी के विस्तारीकरण के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोई अगर आप योजना ला रहे हैं आवासीय योजना, तो इसमें जो जमीन का क्रय करेंगे उसमें जो खर्च लगेगा उसका 50% सरकार हालांकि लोन के रूप में देती है, बट वित्तीय सहायता देती है। तो हम एक तो स्थानीय आवश्यकता है और दूसरा हमें योजना लाने के लिए धनराशि की जरूरत है, तो सरकार सहायता दे रही है, तो दोनों चीज मिल गया। तो इसलिए इस पे कार्य शुरू हो और अभी इसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही ये योजना लोगों को उनका घर बनाने के लिए प्लॉट और प्लॉट के साथ साथ इसमें जो दैनिक आवश्यकता है बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, पुलिस स्टेशन, जो आम दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए दुकान, घूमने के लिए पार्क, हर एक चीज की इसमें प्रोविजन दिया गया है। सर, आपको एक और श्रेय जाता है खासतौर से आजमगढ़ के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो कॉमर्शलाइजेशन किया गया है, उससे कितना जो फायदा है वो ग्राउंड पर अब दिखाई देने लगा है? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कॉमर्शलाइजेशन यही है कि हम जो खेती करते हैं उसके उत्पाद को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर बेचवाते हैं ताकि किसानों को फायदा हो। तो एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी है कि यहाँ जो ब्लैक पॉटरी है, ब्लैक पॉटरी में देखिए कि कई परिवार जुड़े हुए हैं। यहाँ बेसिकली ब्लैक पॉटरी जो कुम्हार गांव में होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसी टाइप का है, बट इसमें स्पेशलाइजेशन है। मुबारकपुर की साड़ियाँ हैं, सैकड़ों परिवार हैं, है ना। तो अन्य आप देखिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो गांव में लोग रहते हैं उनकी जो दैनिक चीज़ें हैं उनको उस पर अगर हम इंडस्ट्री लाएं, जैसे यहाँ इंटरलॉकिंग की इंडस्ट्री है, फर्नीचर बेस्ड इंडस्ट्री है, जो कि हम लोकली इन्वेस्टर समिट के बाद इसको बढ़ावा दिए हैं और आई है। इसी तरीके से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चीनी मिल है, तो चीनी मिल में कोऑपरेटिव चीनी मिल है, दिक्कतें थी, किसानों की कुछ शिकायतें थी, तो प्रशासन का ये कर्तव्य होता है कि उसको हम स्मूथ करें, जो किसानों को दिक्कत होती है वो दिक्कत ना होने दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गन्ना उपजाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस फील करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी उपज होता है उसको हम अधिक से अधिक दाम दें। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब है कि उसको हम फूड प्रोसेसिंग हो या अन्य बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज से उसको हम मार्केट की कनेक्टिविटी दें ताकि किसानों को अच्छा फायदा मिले। एट द सेम टाइम
उनकी जो डेली नीड्स हैं या उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो नीड्स है उसको हम लोकल में उपलब्ध करवाएं, तभी हमारा ड्रेन है, ह्यूमन ड्रेन बाहर की तरफ रुकेगा। सर, एक बड़ा अहम और बड़ा कारण होता है गांव के विकास में, बड़ा ही मुख्य भूमिका होती है, वो है लेखपाल और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की। ये आपकी पहली पंक्ति के सिपाही भी कहलाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी की जो शिकायतें हैं वो भी इसी स्तर पर पाई जाती हैं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो बड़े अधिकारियों से तो नहीं मिल पाते, लेकिन रोज जो मिलना होता है, जो शिकायतों का दौर होता है, वो इन्हीं तमाम लोगों के साथ उनका जुड़ना और बैठना होता है। अब इसके लिए जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाए, उसे लेकर जवाबदेही कैसे तैयार की जा सकती है? देखिए, मेरा मानना है हर एक चीज का ह्यूमन एंगल होता है। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, यहाँ जितने भी हमारे सामान्य नागरिकगण बैठे हुए हैं उन सब का एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब वो लेखपाल या सचिव के पास जाएं तो वो बिना किसी भेदभाव के सरकार के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार उनको लाभ दिलाएं। होता है, लेकिन कुछ हद तक ये पूरा नहीं हो पाता है, हमसे सब सहमत हैं। आपने भी भ्रष्टाचार की बात कही, तो हम लेखपाल और सचिव के एंगल से भी इसको देखते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रास रूट स्तर के कर्मचारी लोगों को अनवरत बिना किसी भेदभाव को एग्जैक्टली एज पर रूल सेवाएं दें, तो हमारा भी ये दायित्व होता है कि लेखपाल सचिव की पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन बिल्कुल ही नियम के अनुसार बिना किसी भेदभाव के हों। ये चीज हमने, ये जो समस्या है ग्रास रूट लेवल के कर्मियों की, ये हमने मिटाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि पिछले एक साल में जितने भी ट्रांसफर, प्रमोशन या डिसिप्लिनरी एक्शन हुए हैं प्योरली एज पर मेरिट हुआ है। जब एग्जैक्टली एज पर मेरिट होता है तो ग्रास रूट लेवल के कर्मियों को लगता है कि प्रशासन निष्पक्ष है और उसी निष्पक्षता से हमें भी सेवा ग्राम स्तर पे देनी चाहिए। ये अलग है कि सब लोग एक मानसिकता के नहीं हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं। तो एक्सेप्शनल के लिए, जैसा कि आपने बोला कि जो लोग बदमाशी करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उन पे कार्रवाई भी होती है। तो पिछले एक साल का मैं बताता हूं कि रेयरली, नहीं मतलब 0% आपको उदाहरण मिलेगा कि किसी पैरवी या किसी गलत को किसी इन्फ्लुएंस में पोस्टिंग दी गई हो। जो अच्छे हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी गई है। जो गड़बड़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक फिगर मैं बताऊं, यहाँ लगभग 730 लेखपाल है और पिछले एक साल में 37 को निलंबित किया गया है, 4 पे एफआईआर की गई है। तो इसी तरीके से जो अच्छे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जो गड़बड़ हैं उन्हें पनिश कीजिए, तभी जाके आम लोगों को जो उनके अधिकार हैं वो मिलेंगे। सर, आजमगढ़ को एक समय में अंडरवर्ल्ड के शूटर्स फैक्ट्री कहा जाता था। लोग यहाँ आने रहने से डरते भी थे, लेकिन अब आजमगढ़ में बहुत तेजी से जो बदलाव है वो हुआ है और इसकी पहचान अब अलग बन गई है और ऐसे जिले की जो सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट लगाने वाला जिला बन गया है। देखिए, एसएसपी साहब यहाँ बैठे ही हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि लोग, जो आम जनता है, उन्हें निडर होके वो घूमे फिरे, कार्य करें, किसी को किसी से डर ना हो। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट रहता है। तो मैं गत वर्ष की बात करूं तो ऐसे तो एक्शन, हर एक तरह के एक्शन हैं। पहले 107-16 जो है सीआरपीसी में होता था, अभी वही चीज़ जो है 126-35 जो है बीएनएसएस में होता है। गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, जो लोग ड्रग माफिया है उनके अगेंस्ट PIT है। तो विभिन्न तरह की एक्टिविटीज हैं जिसके तहत हम लोग एक्शन लेते हैं। सर, एक समय था जब आजमगढ़ जो है वो हेल्थ पैरामीटर्स में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अगर बीते कुछ समय की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं का आजमगढ़ में विस्तार हुआ है। पहले जो आजमगढ़ खून बहाने के लिए बदनाम था, आज वो बचाने के लिए मशहूर हो रहा है और ब्लड बैंक को लेकर यहाँ पर काफी काम हुआ है। जी, आपके क्वेश्चन के 3 अंश हैं। एक तो ब्लड बैंक हो गया, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया और एक स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं इसमें इम्प्रूवमेंट। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आप देखेंगे पिछले
4 से 5 साल का मैं आंकड़ा देता हूँ, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें इजाफा हुआ है उसकी संख्या में। आज के दिन यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मंडलीय अस्पताल है, जिला महिला चिकित्सालय है, 22 CHC हैं, 85 PHC हैं। इस टाइप से प्राइवेट में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। पहले मैं मंडलीय चिकित्सालय जाता था तो वहाँ 3 बेड होते थे, और अगर 150 लोगों को ब्लड देना है तो दिन भर चलते रहता है, क्योंकि एक टाइम में 3 ही लोग दे पाएंगे। तो अभी हमने क्रिटिकल गैप से वहाँ एक और हॉल का निर्माण करवाया है, जिसमें कम से कम 10 बेड लगेंगे। अगर ज़्यादा टाइटली फिक्सअप करें तो 15 तक लग सकते हैं। माना कि 10 लोग अगर पैरेलल में देंगे तो 300% इम्प्रूव हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो ज़्यादा लोग ब्लड देंगे, फिर ज़्यादा लोग ब्लड देंगे लिमिटेड टाइम में, तो ज़्यादा जो रोगी हैं उनको जब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको अच्छा होगा, उनकी जीवन बचेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर स्कूल के भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं, इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय होते हैं, जिनका ये काम होता है कि स्कूल में जो डिसिप्लिन है वो पूरी तरह से मेंटेन रहे, वैसे ही जिले का जो पुलिस महकमा है उसकी भी यही जिम्मेदारी होती है। और जो SSP होता है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्लास का मॉनिटर है, उसी तरीके से वो जिले का मॉनिटर होता है, जिसका ये काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है वो बना रहे जिले का। तो आज हमारे साथ यहाँ पर आजमगढ़ के SSP डॉक्टर अनिल कुमार मौजूद हैं। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका यहाँ मंच पर, और आप सभी से कहूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ट्रिलियन ट्रैकर में। सर वनडे क्रिकेट के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ABD विलियर्स के नाम है, और यूपी में सबसे तेज एनकाउंटर की सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड आपके नाम है। करीब 8 साल में 104 एनकाउंटर्स हैं। आंकड़े सही बता रही हूं ना सर? देखिए, ये आंकड़े वैसे पुराने हैं, लगभग 2 साल पुराने, लेकिन मुझसे भी इस फील्ड में बेहतर काम करने वाले पुलिस अधिकारी रहे हैं, अभी भी हैं, और जो आने वाले हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं वो और इससे बेहतर काम करेंगे। थैंक यू। सर आप आजमगढ़ में कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां थी, कह सकते हैं। पशु तस्करी और ड्रग्स तस्करी जोरों पर थी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस पर हमला भी कर देते थे। आपने जिले में आने के बाद शुरुआती 100 दिन में 27 एनकाउंटर किए थे। जरा बताएं सर इसके बारे में। देखिए, जो संगठित अपराधी हैं, पेशेवर जो अपराधी हैं, उनका हम लोगों ने, जैसे ही मैं यहाँ पर आया, हमारी टीम ने उनको सूचीबद्ध किया, जिसमें जो गंभीर अपराध हैं, जिसमें गोली मार के हत्या या हत्या का प्रयास करना, चोरी, लूट, डकैती, उसी में जो गो तस्करी या नशीले पदार्थों की तस्करी, इस तरह के अपराधियों को भी हमने चिन्हित किया, उनको सूचीबद्ध किया, उनका डोजियर बनाया और उनके ऊपर निगरानी रखना हमने शुरू किया। निगरानी के क्रम में कई बार ऐसा हुआ कि उनमें कुछ अपराधियों की सक्रियता मिली। जब सक्रियता मिली, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर किया गया, कईयों को जेल भेजा गया। उसी में कई जो पेशेवर जो अपराधी थे, उनका पुलिस से आमना सामना हुआ, उसमें मुठभेड़ हुई, और उसके बाद मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कुछ अपराधी उसमें मुठभेड़ में मारे भी गए। सर आजमगढ़ में पुलिस और जनता के बीच भरोसा नहीं बन पाना एक बड़ा कारण था, जिससे जिले में कई ऐसे थाने थे जो कैसे मैनेज हो जाते थे। शिकायतें तो होती थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। इस पर कैसे लगाम लगाई आपने? देखिए, शासन की स्पष्ट मंशा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको संवेदनशील तरीके से सुना जाए, और शिकायतें, अधिकतर शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सही होती हैं, उनका त्वरित तरीके से और संवेदनशील तरीके से उसमें न्यायोचित कार्रवाई हो, और साथ ही शिकायतकर्ता जो है
वो संतुष्ट भी हो, उसको अपने प्रकरण में की गई कार्रवाई के बारे में अवगत भी कराया जाए। ये जो शासन की मंशा थी, ये सभी पुलिसकर्मियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। इससे पुलिस के व्यवहार में सुधार हुआ। जो पुलिसकर्मी इस मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, उनको चिन्हित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, कुछ को हटाया गया, कुछ के ऊपर कार्रवाई की गई, और जो अच्छा काम करने वाले थे उनको प्रोत्साहित किया गया। फिर भी मैं समझता हूं कि हमें इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। इसमें हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। सर, आज की तारीख में आजमगढ़ में संगठित अपराध है, संगठित माफिया है, या सब जेल में है? और जिले में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या वो अमन चैन कायम है यहाँ पर? देखिए, संगठित माफिया, संगठित अपराध और कानून व्यवस्था की दृष्टि से आजमगढ़ जिला काफी संवेदनशील रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध पे प्रभावी कार्रवाई की गई है, उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। उसी क्रम में आजमगढ़ में भी लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पे अपराध और संगठित माफिया पे कार्रवाई हुई है। जैसा मैंने अभी बताया कि हमने भी इस तरह के अपराधियों को सूचीबद्ध करके लगातार हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी डीएम महोदय ने जैसा बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, आपने बताया एनकाउंटर, इसके अलावा भी जो अन्य अपराध पे कार्रवाई की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें उनके केसेस में प्रभावी पैरवी करके सजा कराना, उनके अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कराना, और भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो कार्रवाई हमने लगातार की हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी अब देखने को मिल रहा है। घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी शून्य, मैं नहीं कहूँगा कि घटनाएं शून्य हुई हैं, यदा कदा अभी भी घटनाएं होती हैं। हमारा ये टारगेट है कि संगठित या पेशेवर अपराधी जो हैं उन पे हम इस प्रकार नज़र रखें कि कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। जो नए युवा हमारे अपराध की तरफ आ रहे हैं, हम उनको रोकें, और जो अपराधी अपराध करता है उसके ऊपर इस तरह से प्रभावी कार्रवाई करें कि वो दोबारा अपराध करने लायक ना रहे, और जो उसको देख के अपराध में आने की सोच रहे हैं वो उसकी तरफ आकर्षित ना हो। ये करके हम इस चीज़ को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सर, शो से पहले आजमगढ़ के लोगों से मेरी जितनी बातचीत हुई, लोगों ने बताया कि आपके आने के बाद आजमगढ़ में पुलिस का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। सर, फोर्स तो वही है, आपके आने के बाद क्या बदल गया? देखिए, रौद्र रूप पुलिस का अपराधियों के लिए होना चाहिए। जो हमारी आजमगढ़ पुलिस है उसका मकसद ये होना चाहिए कि जो आम नागरिक हैं उनमें विश्वास हो, और जो रौद्र रूप या दहशत हो वो अपराधियों के लिए हो। और ये मेरे लिए एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट की तरह है कि मैं धन्यवाद देता हूँ आजमगढ़ की जनता को कि वो हमारी कार्रवाई अपराधियों में डर और जो आम नागरिक हैं उनमें भरोसा पैदा करने में कामयाब रही, और लोगों ने भरोसा जताया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त भी करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि जो पुलिसकर्मी अपराध में या अन्य क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, हमने उन पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित किया, और जो कार्रवाई में लापरवाही करते हैं उनके ऊपर हमने कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों में ये विश्वास आया कि अगर वो सही हैं, अगर वो सही कार्रवाई करते हैं तो उनका कुछ नुकसान कोई नहीं करवा पाएगा, और इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने जो अपराधियों पर टूट के पड़े और अपराधियों की कमर तोड़ी। ये इसके पीछे का एक राज। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजाकर पहले बधाई दें अपने शहर के कप्तान को। IGRS पोर्टल पर अप्रैल 2026 के मूल्यांकन में आपको 125 में से 125 अंक मिले हैं। आजमगढ़ नंबर 1 पर है। दर्शकों के लिए बता दूं कि IGRS के तहत जन शिकायतों के निस्तारण, गुणवत्ता, समयबद्ध कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर जो ये मूल्यांकन है वो किया जाता है। मतलब आजमगढ़ में क्या अब शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी ही? जी बिल्कुल। अगर आजमगढ़ पुलिस को किसी तरह की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पुलिस उस पर सक्रिय अवश्य होगी और जांच उसकी अवश्य करेगी। और जैसा मैंने बताया कि अधिकतर शिकायतकर्ताओं की जो समस्या और पीड़ा या शिकायत होती है वो सही होती है।
सही शिकायत पाए जाने पे उस पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई भी अवश्य होगी। इस चीज को हम लोगों के स्तर से भी और शासन के स्तर से लगातार मॉनिटर किया जाता है। इसमें कई बार मैं अपने ऑफिस से भी और अन्य स्रोतों से भी फीडबैक भी लिया जाता है, शिकायतकर्ताओं का फीडबैक लिया जाता है और उसमें जो कार्रवाई हुई उसका भी आकलन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। यदि कार्रवाई में किसी तरह की कमी रहती है तो हम उसको दोबारा कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं और किसी पुलिसकर्मी ने अगर जानबूझ के त्रुटि की है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो हम दूसरी टीम से उसकी जांच कराते हैं, ताकि यदि उसकी शिकायत सही है तो उसकी पूरी संभावना रहे कि उसकी शिकायत अटेंड हो जाए, उस पर कार्रवाई हो जाए। सर, क्राइम और क्रिमिनल्स को देखकर तो आपको जाहिर तौर पर गुस्सा आता ही होगा, लेकिन क्या शहर का जाम देखकर भी उतना ही गुस्सा आता है? देखिए, ये आपने बहुत रिलेवेंट चीज पूछी है। मेरा ये मानना है कि जो सड़कें हैं हमारी, ये सड़कें ट्रैफिक के लिए हैं, ये हम सब लोगों के चलने के लिए हैं। अगर इस शहर में कोई भी सड़क या रास्ता है, वो शहर या इस जिले में वो यहाँ के लोगों के चलने के लिए, उस रास्ते का उपयोग हम अपने कार्यस्थल पे जाने के लिए करते हैं, घर पे आने जाने के लिए करते हैं, स्कूल जाने के लिए हमारे बच्चे करते हैं, अस्पताल या कहीं और किसी काम से जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये मानना है और हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये मानना होना चाहिए कि सड़क का उपयोग हम चलने के लिए करें, उसका उपयोग जाम करने या किसी अन्य शरारत की गतिविधि करने में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कोई घटना या दुर्घटना होती है, ठीक है, उसमें कार्रवाई पुलिस या किसी अन्य विभाग द्वारा की जानी चाहिए। अगर नहीं की गई है तो आज के समय पर्याप्त ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म है। आप उनको सूचित करिए, बताइए, उच्च अधिकारियों को बताइए, जरूर उस पर कार्रवाई होगी। कोई कमी बेसी रहती है तो बताने के या विरोध जताने के भी अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सड़क अगर हम जाम करते हैं तो हम सभी नागरिकों को परेशान करते हैं। मैं यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आपका बच्चा या कोई रिश्तेदार दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं भी अगर सड़क पे जा रहा हो और वहां पर मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पे लोगों ने जाम लगा रखा हो या तोड़ फोड़ कर रहे हो या आते जाते लोगों की गाड़ी तोड़ दे रहे हो, एक भी आदमी यहाँ पर उपस्थित हो मुझे बताए, क्या हम इस चीज को बर्दाश्त करना चाहेंगे? ये चीज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है एक ड्राइवर की गलती हो सकता है दूसरे की हो, या हो सकता है दोनों ड्राइवर की गलती हो, या अन्य कारण हो, मौसम की गलती हो सकती है, सड़क की इंजीनियरिंग की गलती, तमाम कारण हो सकते हैं और कुछ उसमें से समाधान के लायक हैं तो उनका समाधान भी हो सकता है। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से रोड को जाम कर देना या रास्ते चलते लोगों को परेशान करना, ये हम में से कोई भी पसंद नहीं करेगा। सर, करियर के ग्राफ में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, प्रैक्टिस भी किया है, यानी एक तरफ तो आपने डॉक्टर बन के मरीजों का इलाज किया है, उसके बाद आईपीएस बनकर आप अपराधियों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है ये कैसे हुई, मतलब इतना डाइवर्जन कैसे आया सर करियर में? देखिए, मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद कई हॉस्पिटल्स में मैंने काम भी किया, लेकिन मैं अपने सीनियर्स को जब सिविल सर्विसेज में जाते हुए देखा तो मुझे भी लगा कि मैं बड़े मंच पे ज़्यादा लोगों का ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर सिविल सर्विसेज में जाता हूँ तो काम कर सकता हूँ। यही सोच के मैं इस परीक्षा में मैंने ट्राई किया और उसके बाद मुझे आईपीएस अलॉट हुआ। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दोनों में किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास नहीं है। वहाँ भी मैं रहता, मुझे लगता है कि मैं और बेहतर काम करता, हो सकता है मैं और संतुष्ट होता। यहाँ भी मैं पुलिस का काम भी करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस है वो मेरी पुलिस की वर्किंग में बहुत काम आता है। कोई कर्मचारी अगर मेरे सामने है, अगर उसको सच में कोई, उसको या उसके फैमिली मेम्बर को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मुझे समझने में आसानी रहती है, उसकी मदद करने में आसानी रहती है। या कोई कर्मचारी अगर बहाने बना रहा है तो उसको पकड़ने में भी आसानी रहती है। इसी तरह से कई बार घटनाएं होती हैं,
उन घटनाओं को समझने में, और जो एक मेडिकल एक्सपर्ट का जो फोरेंसिक एंगल होना चाहिए उसको समझने में मुझे बड़ी मदद मिलती है। इससे अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। मेरे करियर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे मेरे इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं न्याय सुनिश्चित कर पाया। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक मर्डर की घटना हुई थी, उसमें भी मेरा जो मेडिको लीगल जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से हम लोग उसमें न्याय सुनिश्चित कर पाए, सही कार्रवाई सुनिश्चित कर पाए। तो किसी तरह का विरोधाभास दोनों चीज़ों में नहीं है, मैं ये समझता हूँ। सर मुझे लगता है आपका कि ये बात सुनने के बाद कई ऐसे लोग होंगे जो शायद एमबीबीएस कर रहे हो, कर चुके हो, वो भी कहीं ना कहीं आईपीएस बनने का सपना देखेंगे। करियर में जो एक डाइवर्जन की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सर बात आजमगढ़ की करें तो इसका अधिकतर जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है। ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी समस्या होती है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बहुत उसके मामले आते हैं। और किसी भी अगर हम प्रदेश की बात करें, देश की बात करें तो आधी आबादी अगर उसमें शामिल नहीं होती तो विकास की बात नहीं की जा सकती है। ऐसे में महिलाएं जो हैं और खासतौर से ग्रामीण महिलाएं सुरक्षित तौर पर अपने घर से निकले या जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो अपने ऑफिस तक सही तरीके से पहुंचे, इसको लेकर क्या कुछ आजमगढ़ की जो पुलिस है वो कर रही है? देखिए, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ और हम सभी इसी समाज का हिस्सा हैं। इन सब चीज़ों को, इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को हम लोग समझते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान चला रखा है, और ये अभियान केवल एक कुछ दिनों का अभियान नहीं है बल्कि पूरे वर्ष सभी समय चलने वाला एक ये अभियान है। इस अभियान में पुलिस के अलावा अन्य विभाग भी हैं। पुलिस जो है इस अभियान में अगुवाई पुलिस करती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो महिलाएं हैं उनको उनकी सुरक्षा और वेलफेयर कल्याण के लिए जो भी योजना या जो हेल्पलाइन नंबर या जो इंस्टीट्यूशन संस्थान उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी हो। इसके लिए हम लोग महिलाओं को लगातार गाँव में चौपाल लगा के, स्कूलों में बच्चियों से संवाद करके, बाजारों में महिलाओं से, बच्चियों से संवाद करके जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे थाने पर मिशन शक्ति केंद्र, प्रत्येक थाने पे, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने पे मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पे संवेदनशील महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है। और किसी भी समय अगर महिलाएं थाने पर जाती हैं तो वो महिलाओं की समस्या को अटेंड करते हैं और उसके बाद उस आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जो शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, जिससे हम महिलाओं की सुरक्षा का लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। सर वापस एनकाउंटर पे लौट आती हूँ। अभी तक आपका सबसे मुश्किल एनकाउंटर कौन सा था? और कानपुर का बिकरू कांड या कोई और, या फिर पूरा ऑपरेशन बताइए ताकि जो आम लोग हैं उनका पुलिस पर भरोसा बढ़े और अपराधियों में जाहिर तौर पर डर। देखिए, जो आपने नाम लिया वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुश्किल दौर था, और वो कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से हमारे लिए मुश्किल और दुरूह रही थी। उस घटना के बाद उस समय पर वहाँ पर एडीजी साहब, आईजी साहब और एसएसपी साहब और हम लोग, पूरी हमारी पुलिस की टीम, कई टीमें उसी समय रात में दलदल कीचड़ वाले खेतों में, बरसात का समय था, जंगलों में, और सघन चेकिंग अभियान हम लोग चला रहे थे। और उसी में अर्ली मॉर्निंग 2 ऐसे खूंखार अपराधी जो उस घटना में शामिल थे, उनसे हमारी पुलिस टीमों का आमना सामना हुआ। वो जंगल और दलदल टाइप का एरिया था, और वहाँ पे हमारी जो पुलिस टीम है उसने बहादुरीपूर्वक उनका सामना किया और दोनों अपराधी उसमें मारे गए। कुछ हमारे पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए। और निश्चित रूप से ये जो घटना थी ये हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन मैं अपनी टीम को शाबाशी देता हूं कि उन्होंने इस साहसिक कार्य को अंजाम दिया। सर वैसे लोग आपको एनकाउंटर से जोड़ रहे हैं और ये ग्लैमरस भी लगता है, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि आप इन्वेस्टिगेशन के भी मास्टर हैं, खासकर साइबर क्राइम में।
भदोही में 7 साल की बच्ची का मामला हो या फिर प्रतापगढ़ में 13 साल के बच्चे का मर्डर केस हो, हाल ही में मुबारकपुर का मर्डर केस हो या फिर इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो कैसे करते हैं, आखिर कैसे अपराधियों को क्रैक करते हैं, हम चाहेंगे बताएं। देखिए, अभी जैसा डीएम सर ने बताया कि केवल कोई एक कार्यवाही अपराध पर नियंत्रण में प्रभावी नहीं हो सकती। इसी में जो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद उसकी प्रभावी तरीके से पैरवी करके उसका प्रोसिक्यूशन जो है पैरवी करके उसमें अपराधियों को सजा दिलाना, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो उसका लाभ अपराधियों को मिलता है और उसके बाद अपराधी कोर्ट से छूट जाते हैं। मैं चूंकि डॉक्टर रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा शुरू से इस पे फोकस रहा है कि इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो और उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है वो अच्छे तरीके से कलेक्ट की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रत्येक जनपद में अपनी एक फोरेंसिक साइंस की टीम फील्ड यूनिट के तौर पे तैनात कर रखी है। उसमें जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के जो पुलिसकर्मी हैं वो हैं, उनको लगातार हम लोग प्रशिक्षित करते रहते हैं। मैं जिस भी जनपद में जाता हूं उसमें सबसे पहले मेरा ये रहता है कि मेरी फील्ड यूनिट जो है वो अच्छे से प्रशिक्षित हो, सक्षम हो, उनके पास सभी प्रकार के संसाधन हो। इनमें से एक प्रकरण जो आपने मुबारकपुर का बताया उसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस हमने कलेक्ट करी और उसके आधार पे हम घटना का सही अनावरण करने में सफल हो पाए। इससे पूर्व के जो 2 इंसिडेंट थे उसमें भी हमने इसी तरह से अच्छे से एविडेंस कलेक्ट की और उसके बाद उस दोनों प्रकरण में जो आरोपी थे उनको कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और वो जो दोनों इन्वेस्टिगेशन थे वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का एक अवार्ड होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय का दक्षता पदक, उसके लिए उनको नामित करके भेजा गया और दोनों ही इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग वर्षों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड दिया गया। सर, आजमगढ़ की बात करें तो वो भी क्राइम, साइबर क्राइम के निशाने पर है। अब ऐसे में क्या सिर्फ लोगों को जागरूक करने से ही काम हो जाता है या फिर पुलिस का कोई खास तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसको प्रयोग करके इससे जो है लोगों को बचाया जा सकता है? देखिए, जागरूकता साइबर क्राइम के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है उसका एक महत्वपूर्ण हथियार है, क्योंकि साइबर क्राइम के जो विक्टिम होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो शिकार ही इस आधार पे बनते हैं कि वो अज्ञान या डर या प्रलोभन, ये 3-4 चीज़ें जितने भी साइबर क्राइम आप देखते हैं उसके विक्टिम में इन तीनों में से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिलता है। उस वजह से वो शिकार होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको इन चीज़ों से हम सावधान करें, जो साइबर क्राइम के नए नए तरीके हैं उनके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो साइबर क्रिमिनल है उसकी सफलता की गुंजाइश ना रहे, लोग जागरूक रहें और अपना बचाव करने में सक्षम हों। फिर भी साइबर क्रिमिनल्स अगर सफल हो जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी टीम उनको ट्रैक कर सके, पकड़ सके, बेटर इन्वेस्टिगेशन कर सके और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सके। ये भी एक एलिमेंट होता है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में साइबर पुलिस थाना की स्थापना की गई है और हाल में प्रत्येक थाने के ऊपर साइबर सेल का गठन भी किया गया है। जनपद स्तर पे भी साइबर सेल एसओजी कार्यरत रहती हैं। ये सभी टीमें ये सुनिश्चित करती हैं कि साइबर क्राइम की जैसे ही सूचना मिलती है उसमें तेजी से कार्रवाई हो, प्रभावी कार्रवाई हो। यही कारण है कि पूरे देश में सभी राज्यों में साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। ये हमारे लिए गर्व की बात, हालांकि उस फील्ड में हमें और बहुत सुधार करना है। हम लोग भी, आजमगढ़ पुलिस भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में नहीं बल्कि देश में साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की पहली कार्रवाई आजमगढ़ में हुई है और उस गैंग में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, कई प्रदेशों के अपराधी जो ऑनलाइन माध्यमों से आपस में जुड़ के संगठित तरीके से लोगों को शिकार बनाते हैं, उनको न केवल पकड़ के जेल भेजा बल्कि उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई। मैं चाहूंगी यहाँ पे सभी बैठे हुए लोग जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि जाहिर तौर पर
आजमगढ़ पुलिस जो है इसके लिए बधाई की पात्र है। सर, आपने भदोही और चंदौली में गैंगस्टरों पर बड़ी कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में थे तो 5 महीने में 300 गैंगस्टर्स पर आपने कार्रवाई की। आजमगढ़ भी सर्वाधिक गैंगस्टर कार्रवाई करने वाला जिला है। गैंगस्टर कार्रवाई से कितनी लगाम लगती है, अगर प्रक्रिया समझा दें आप तो, क्योंकि गैंगस्टर कार्रवाई तो सब सुनते हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है ये किसी को नहीं पता। देखिए, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो संगठित और पेशेवर अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध की जाती है। ये कुछ विशेष श्रेणी के अपराध होते हैं, उन श्रेणी के अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की जाती है। यानी शरीर संबंधी अपराध जिसमें हत्या का प्रयास शामिल है, संपत्ति संबंधी अपराध जिसमें चोरी, लूट, डकैती, फ्रॉड ये शामिल है। इसके अलावा तस्करी जिसमें गो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, शराब की तस्करी, ये सब शामिल है। इस कैटेगरी के अपराधियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि इन सभी कैटेगरी के अपराधियों को हमने सूचीबद्ध किया हुआ है और उनके ऊपर लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिस भी अपराधी की सक्रियता का संकेत हमें मिलता है, हमारी पुलिस की टीमें उसको ट्रेस करती हैं, ट्रैक करती हैं और उसके बाद एक इसका गैंग चार्ट का, इस गैंगस्टर एक्ट, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट अधिनियम में उसकी प्रक्रिया है, उस हिसाब से उसका गैंग चार्ट प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपेयर करने के बाद उसमें संबंधित एसपी, एसएसपी और डीएम जो हैं वो संयुक्त रूप से उसका अवलोकन करते हैं, उसको समझते हैं। उसमें हमारी प्रोसिक्यूशन की टीम है, अभियोजन की टीम है, सरकारी वकीलों की, वो भी उसमें शामिल होती है और एक जॉइंट मीटिंग हमारी पूरी टीम की होती है जिसमें इस पे प्रॉपर तरीके से विचार करके उसके बाद फिर उसमें उस गैंगस्टर का मुकदमा बनेगा नहीं बनेगा उसका अप्रूवल होता है। उस अप्रूवल के बाद उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। यहाँ केवल जेल भेजने तक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके बाद उस गैंग के क्रिमिनल्स ने जो अपराध से प्रॉपर्टी अर्जित की है उस प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जाता है और उसको फिर 14(1) धारा उसकी होती है, उसके तहत उसको चिन्हित करके उसको जब्त किया जाता है। उसका जब्तीकरण का आदेश जो जिले के डीएम होते हैं वो पुलिस की रिपोर्ट पर उसका आदेश जारी करते हैं। सर, बच्चों के खिलाफ अपराध अक्सर सुनते हैं कि मासूम बच्ची की जान ले ली गई या फिर उसके साथ दुराचार किया गया, इस पर एकदम से रोक क्यों नहीं लगती है? 7 साल 8-8 साल की बच्चियां जो है वो शिकार बन जाती हैं। ऐसे अपराधियों को का क्या इलाज किया जाना चाहिए? और देखिए, जो बच्चियों के विरुद्ध अपराध हैं उसमें एक तो ये है कि इसमें पुलिस के साथ साथ समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। जब भी बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ कोई अपराध हो, हमें उसकी रिपोर्टिंग करने से नहीं झिझकना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पॉलिसी ये है कि अगर कोई बच्चों के विरुद्ध किसी तरह का अपराध रिपोर्ट किया जाता है तो उसको छुपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। ये पुलिस का प्रयास है। फिर भी यदि किसी को अगर इसमें कहीं समस्या आती है तो आप उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। अगर हम किसी अपराध को रिपोर्ट नहीं करते या छुपाते हैं तो उससे अपराधी छूट जाता है और उसके बाद वो अन्य लोगों को शिकार बनाने का उसको अवसर मिल जाता है। दूसरी चीज, उसमें फिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस अपराध में अच्छे से उस अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करे, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद हमारी अभियोजन की टीम और पुलिस की टीम की जिम्मेदारी बनती है कि प्रभावी तरीके से उसमें पैरवी करके इस तरह के अपराधियों को सजा दिलाई जाए। इसके लिए हमारा मिशन शक्ति अभियान तो है ही, ऑपरेशन कन्विक्शन भी उत्तर प्रदेश पुलिस का चल रहा है, जिसमें इस तरह के अपराधों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। कई जनपदों में ऐसा हुआ है कि जो संगीन महिलाओं के विरुद्ध अपराध थे उसमें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने से कम में जो है फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजाएं कई जनपदों में सुनिश्चित की गई, आपको सुनने को मिली होंगी। ये सब जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ये समेकित प्रयास है उससे संभव हो पाया है। हम सब लोग मिलके अगर इस लड़ाई से लड़ेंगे तो और बेहतर लड़ सकते हैं। बच्चों का एक और इसी से संबंधित मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एक आदत होती है कि हम लोगों को बच्चों को शुरू से ही पुलिस से डरना सिखाते रहते हैं। बेटा दूध पी लो, नहीं पियोगे तो पुलिस आ जाएगी।
खाना खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी, बदमाशी ना करो पुलिस आ जाएगी। ये चीज हम लोग जाने अनजाने गलत कर रहे हैं। हम उस समय गंभीर नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में फिर वो जब बड़ा हो जाता है तब भी उसमें पुलिस का डर रहता है। सर मैं इसी पर आने वाली थी एक्चुअली, कि जो आम लोग हैं बजाय पुलिस के साथ सुरक्षित महसूस करने को पुलिस से डरते हैं, पुलिस के पास जाने से डरते हैं। और खासतौर से जब हम महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध की बात करते हैं, उस डर को कैसे हटाया जा सकता है कि पीपल फ्रेंडली पुलिस की जो बात होती है कि लोग पुलिस के पास जाने से झिझके नहीं, घबराए नहीं, अपनी बात वहां पर रख सके। तो ये एक एस्पेक्ट जो इसको मैं बताऊंगा, और दूसरा एस्पेक्ट इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली है। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली को भी सुधारना होगा, बेहतर करना होगा, सिटीजन फ्रेंडली बनाना होगा। आम लोग जो है पुलिस पे भरोसा रखें, खौफ हो अपराधियों में हो। तो ये सुधार पुलिस को करना होगा। इस दिशा में लगातार पुलिस में सुधार हुआ भी है। अब हम अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस नहीं है। हमें नागरिकों की बात को सुनना होगा। अगर बात गलत है तो गलत करने वाले पे हमें कार्रवाई करने से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति की बात सही है तो उसका समाधान होना चाहिए और संवेदनशील तरीके से, त्वरित तरीके से होना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया जो पुलिस को सुधार करना है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बताना चाह रहा था कि बचपन से जाने अनजाने हम लोग बच्चों में ये भय पैदा कर देते हैं। इसका एक नुकसान और होता है। जब भी हमारा बच्चा मान लीजिए यहाँ से बाहर निकल गया, छोटा बच्चा अगर बाहर निकल गया, कई बार ऐसा होता है कि बाजार में माता पिता से बिछड़ गया या ऐसी किसी जगह से निकल गया, एक बार के लिए बिछड़ गया, थोड़ा सा दूर हो गया और उसके बाद वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में पड़ जाता है, गलत लोगों के हाथों में लग जाता है। इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं यदि हमारे प्रत्येक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि बेटा जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपको जहां कोई पुलिसकर्मी दिख जाए आप जाके उसका हाथ पकड़ लीजिए, अंगुली पकड़ लीजिए। और कोई पुलिसकर्मी पर्सनल लेवल पे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन इस परिस्थिति में जरूर वो उस बच्चे की मदद करेगा। अगर ये हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस रहे, किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो समस्या पुलिस से संबंधित ना हो, आप जाके पुलिसकर्मी का हाथ पकड़ लीजिए, अंगुली पकड़ लीजिए, वो आपकी मदद करेगा ही करेगा। अगर ये दो चीजें हो गई, पुलिस अपना आचरण और व्यवहार सुधार ले और हम लोग इस डर को, समाज जो है वो इस डर को निकाल दे, तो ये जो आप बता रहे हैं ये समस्या नहीं रहेगी, ये दिक्कत नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आजमगढ़ के जो तमाम युवा हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपराध के रास्ते पर ना चलें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आजमगढ़ जो है वो अपराध के दलदल से बाहर निकला है, यहाँ का जो युवा है उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आजमगढ़ के युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी दशा में अपराध का रास्ता ना पकड़ें। हो सकता है कि मैं पुराने दौर की बात नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने देखा है, सुना है, यहीं पे नहीं पूरी दुनिया में देखा है। पुराने समय में अपराधी अपराध करके बचने की संभावना ज़्यादा होती थी और लोगों ने अपराध का दुरुपयोग तमाम सत्ता शक्ति हासिल करने या संपत्ति अर्जित करने या लोगों को डराने धमकाने में किया और लोग पहले सफल भी हुए होंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब अपराध का अंजाम नकारात्मक ही है और नकारात्मक आगे भी रहेगा। अब अगर हमारे बच्चे पुराने समय से ये प्रेरणा लेके और अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं। वो चूंकि युवा हैं, वो नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको समझाएं। आज के समय यदि कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध इस तरह के एविडेंस फुटप्रिंट के तौर पे रह जाते हैं, चाहे वो सीसीटीवी के तौर पे हो, चाहे रिकॉर्डिंग में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस या कोई अन्य माध्यम हो, कि वो चाहे 25 साल 30 साल बाद मुकदमे का फैसला आए लेकिन उसको सजा अवश्य होगी। इसके अलावा पहले लोग अपराधी की तरफ आकर्षित होते थे जिससे उनको चुनाव या अन्य चीज़ों में मदद मिल जाती थी। अब वैसा नहीं है, अब पब्लिक जागरूक है। अगर किसी की छवि खराब है तो लोग उससे चिढ़ते हैं और उसको उसका नुकसान ही होगा, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हमारे बच्चों के ऊपर कोई अगर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो उनका चरित्र सत्यापन नहीं हो पाता है।
आजकल केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि छोटी छोटी जो नौकरियां हैं, बिल्कुल छोटी से छोटी नौकरी, कोई भी प्राइवेट नौकरी, उसके लिए चरित्र सत्यापन की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा इसका मतलब चरित्र सत्यापन नहीं होगा, यानी वो कोई किसी तरह की नौकरी नहीं कर पाएंगे। चरित्र सत्यापन नहीं होगा, किसी तरह का लाइसेंस या कोई अन्य काम नहीं कर पाएंगे, पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी तमाम तरह की समस्याएं जिनके विरुद्ध मुकदमे हैं उनको आने वाले समय में होंगी। ये बातें अभी अगर हम अपने बच्चों को समझाने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और जिस समाज में, जिस देश में बच्चे अपराध की तरफ आकर्षित ना होके सकारात्मक चीजों में रहते हैं, उस देश और उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक जो चीज हम पुराने लोगों की मानसिकता में अभी भी है, हम जो अपराधी टाइप के लोग हैं उनका सपोर्ट करना, समर्थन करना, सहयोग करना बंद कर दें, उनको अपना हीरो मानना बंद कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए दूसरे बेटर रोल मॉडल जो हैं वो देने में कामयाब होंगे, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट के क्षेत्र में हो। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फिर हमारे बच्चों के रोल मॉडल होंगे, और जब अच्छे लोग बच्चों के रोल मॉडल होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। किसी भी जिले का विकास हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि वहां की जो तमाम छोटी छोटी इकाइयां हैं वहां का भी विकास हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, और जिले का विकास हो, पहला जो पायदान है, पहली जो सीढ़ी है, उसकी देखरेख करता है वहां का जो सीडीओ होता है। तो अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी आजमगढ़ के सीडीओ श्री परीक्षित खटाना जी को। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब आजमगढ़ के विकास की बात करेंगे, आजमगढ़ के ही सीडीओ से। सर आपको करीब 2.5 साल हो गए हैं आजमगढ़ की अगर हम बात करें, बतौर सीडीओ आप यहाँ पर हैं। आजमगढ़ में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आजमगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आजमगढ़ की अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसा अभी पूर्व में भी जो डीएम सर ने कहा कि हम लोगों के यहाँ जो कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो स्कोप है उसमें सबसे अधिक स्कोप हमारे यहाँ एमएसएमई में है। जो माइक्रो और स्मॉल जो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनमें सबसे अधिक स्कोप होता है। एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, अयोध्या एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट स्थापित हो जाने के बाद बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से इंटरेस्टेड रहे हैं। बट जो मुख्य तौर पे यदि हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो यहाँ की बैकबोन बन सकते हैं। एक दूसरा सेक्टर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर जो है, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ वैल्यू एडिशन होता है किसी भी सेक्टर में, जैसे फूड प्रोसेसिंग हुआ। जैसे आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है कि पिछले वर्षों में हमारे यहाँ जो फिशरीज है उसमें प्रोडक्शन लगभग दूसरे या पहले पायदान पे आजमगढ़ पूरे प्रदेश में रहा है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो पोल्ट्री का स्कोप है, पोल्ट्री फार्म्स जो स्थापित हुए हैं, एग प्रोडक्शन सबसे अधिक आजमगढ़ का है पूरे पूर्वांचल में। तो इस प्रकार के जो हम लोगों के सेक्टर है, और जैसे ओडीओपी भी हुआ, दैट विल कम अंडर एमएसएमई ऑल्सो, बट ओडीओपी यहाँ पे मुबारकपुर में जो रेशमी साड़ी है, निजामाबाद में जो ब्लैक पॉटरी है, वहाँ भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं सब सेक्टर्स में यदि हम निरंतर फोकस करते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी के रीढ़ बनेंगे। सर आपके बारे में हमने काफी रिसर्च की है। एक चीज जो आपके बारे में मशहूर है वो ये है कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने में आप माहिर हैं। मार्केट विद इन मार्केट। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि परीक्षित खटाना जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं, क्योंकि जो काम आपने ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए किया है वो गोधन संकल्प योजना है। बताएं जरा इसके बारे में। जी, इसका बेसिकली आइडिया हम लोगों को जब हम फील्ड पे, हम और हमारी जो टीम थी वो गई, जो हमारा यहाँ पे जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो इकाई है उसके माध्यम से हम लोगों को कुछ ऐसा सेक्टर पिकअप करना था जिसमें हम लोगों की जो दीदियां हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हम उनको कुछ
रोजगार प्रदान कर सके। साथ के साथ हम चाहते थे कि उससे जो हम लोगों की जो गौशालाएं हैं उसको हम जोड़ें। तो इसी अभियान में जो निरंतर फील्ड से हमने फीडबैक किया, एक स्ट्रेटेजी इनिशियली बनाई, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि यदि हम क्योंकि आपको सबको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून में वृक्षारोपण का टारगेट प्राप्त होता है और सभी जनपदों में वृक्षारोपण होता भी है। उसी क्रम में हम लोगों ने जो यहाँ की दीदियां थी उनमें से हमने 123 समूह पिकअप किए, जिसमें लगभग 350 जो सदस्य दीदियां जुड़ी हुई थी। उन समूहों के माध्यम से हम लोगों ने उनको जो लो कॉस्ट सोल्यूशंस होते हैं, जैसे वर्मी शीट्स होते हैं, वर्मी बैग्स होते हैं, वो प्रोवाइड करवाए और गौशाला में जनरेट होने वाला जो गोबर है उसी को यूज करते हुए अर्थवॉर्म्स के थ्रू, केंचुओं के थ्रू वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार की गई और सभी यहाँ की गौशालाओं से हमने ग्राम पंचायतों को मैप किया। इसमें मैं अपनी टीम के साथ साथ जो हमारे यहाँ के प्रधानगण है, जो सबसे छोटी जो सरकार होते हैं उसके जो मुखिया है, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत खुले मन से इस पहल का स्वागत किया और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनाई ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके और उन दीदियों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पेमेंट हुआ थ्रू PFMS। इसमें कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ, दीदी के खाते में सीधा पैसा जाता है। ग्राम पंचायत प्रति पौधे 1 किलो के हिसाब से वहां से खाद खरीदती है। और यदि मैं इसको नंबर्स के टर्म्स में बताऊं तो ऑलरेडी 2.70 मतलब 2,70,00,000 का पेमेंट हम लोगों ने बुक कर लिया है, जिसमें से 15 लाख ऑलरेडी दीदियों के खातों में जा चुका है और आगे भी हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। सर, इसमें 2 काम हो रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो ये कि इलाके की ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, उन्हें एक बाजार भी मिल रहा है। दूसरा, पैसे का सर्कुलेशन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। अब इसमें ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये आपसे जरा समझेंगे। देखिए, इसके पीछे जो बेसिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत होता है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हम सब लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा है कि पैसा एक जगह यदि जनरेट होता है तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज नहीं किए। समूह को सरकार द्वारा प्रति वर्ष CIF का पैसा दिया जाता है एक समूह को एक बार में। उसके बाद ग्राम पंचायतों को भी उनके 15th और 5th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भी पैसा प्रदान किया जाता है। हमने उसी पैसे को यूज करते हुए ताकि दीदी पे समूह की जो हमारी महिलाएं हैं उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, उसी को यूज करते हुए उसको हमने सामान दिलवाया। ग्राम पंचायतों के पैसे को यूज करते हुए उसको पेमेंट करवाई और सबसे अच्छा इम्पैक्ट इसका जो होगा वो ये होगा क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है नॉर्मल कंपोस्ट के मुकाबले उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है जो पौधों को चाहिए होता है उसमें अत्यधिक होती है, काफी ज्यादा होती है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा होती है। तो जैसा आप देख रहे हो आजकल गर्मी का इतना ज्यादा बढ़ जाना या क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो भी इससे, क्योंकि पौधों का सर्वाइवल हमारा जब सुनिश्चित होगा तो उसमें भी पौधों की भी जो सर्वाइवल है वो बढ़ेगा। दीदी के अकाउंट में ऑलरेडी पैसा जा रहा है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन और स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएगी। उसी प्रकार जो ग्राम प्रधान है उनको भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने गांव में देने का एक मौका मिला है। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है सर, आपकी जो ये पहल है कई मायने में शानदार है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा है, महिलाओं को भी फायदा है और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इससे जो रासायनिक खेती की बात हो रही है उसे छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर भी जो लोग हैं वो मुड़ेंगे, क्योंकि रासायनिक खाद डालने से भी जैसे कि आपने जिक्र किया है नुकसान भी काफी होता है। जी, और इसमें मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों को जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो दीदियां इतनी इसमें ज्यादा मोटिवेटेड है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसके पैसे में जब उसके खाते में जब पैसा जाना स्टार्ट हुआ तो कुछ उनके अपने बच्चे जो अदर सेक्टर्स में एजुकेटेड है बट समहाउ वो लोग उस सेक्टर का काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग आए, क्योंकि एक जो जैसा मैंने कहा एक डोमिनो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज का। तो जब उसको लगा कि इसमें पैसा आना शुरू हुआ है तो उसने जो उसको अपने प्रधान जी को खाद बेचना था वो तो उसने बेचा ही, साथ के साथ जो इंडिविजुअल किसान भी है उस क्षेत्र के
उससे भी उसने जुड़ा। और जब किसानों को भी ये लगा कि इसके ज्यादा फायदे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, सबको पता है साइंटिफिकली जो अपर मोस्ट लेयर है, यदि आप उसमें ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हो तो उसमें सेलिनेशन भी होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है विद इन मतलब प्रोग्रेसिवली वो डिक्लाइन होना शुरू होती है। कुछ समय तो आपको फायदा लगता है लेकिन बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये एक तरीके का सॉइल का फिक्सेशन भी है। जब आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो तो जो मॉइस्चर रिटेंशन है, जैसा मैंने न्यूट्रिशन के विषय में आपको बताया, जो मॉइस्चर भी रिटेंशन है वो सॉइल का बढ़ जाता है, तो किसान को पानी भी कम देना पड़ता है और उसकी जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो भी बढ़ जाती है। सर, आपकी एक और पहल है जिसको पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि मॉडल बना देना चाहिए, गांव बाजार, लाइवलीहुड ऑन व्हील्स। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे मजबूत मॉडल है। इसमें कितनी तेजी आई है अगर गांव की इकोनॉमी की बात करें, और क्या जो बदलाव है वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये भी हम लोगों ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत ही इस मुहिम की भी यहाँ पे शुरुआत की, और जिसका मैं पूर्णतः क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूंगा। ये उन्हीं की मेहनत का जो है प्रतिफल रहा कि हम लोगों को इसमें कामयाबी मिली। फर्स्ट फेज में हमने यहाँ की 250 ऐसी दीदियां थी जिनको चिन्हित किया, और हम लोगों के जो ग्रामीण बाजार है और सेमी अर्बन ऑलमोस्ट है, वो ग्रामीण क्षेत्रवत नगरीय जैसा उनका स्वरूप हो चुका है। उन बाजारों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उन बाजारों में ऐसी दीदियों को हम लोगों ने पिकअप किया जो अपना स्वयं का काम करने की इच्छुक थी, और उनको हमने एक मॉडल कार्ट या ठेला, जिसको आप शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो उनको प्रोवाइड किया, जिससे सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि एक तो जो सेंस ऑफ ओनरशिप उसके अंदर दीदी के अंदर आई, कि उनको ये लगा कि वो किसी न किसी उद्यम की वो स्वयं मालकिन बन सकती हैं। दूसरा, जब ग्रामीण बाजार में वो खड़ी होती हैं तो एक जो लिक्विडिटी डेली की जो मार्केट की होती है वो उसे प्राप्त होती है। कि अधिकतर जैसे उदाहरणतः जो हमारा सठियाव बाजार है, रानी की सराय बाजार है, उसमें हमारी एक दीदी जलेबी की दुकान किया करती थी, मतलब एक ठेला ही लगाती थी, बट उसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा हमने उनको डिजाइन करके राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत दिया। उनसे जब मैंने इनफॉर्मली वार्ता की तो उन्होंने बताया कि साहब 400-500 रुपए में कमाती थी, लेकिन जब इसके अंदर मुझे मेरा एक अट्रैक्टिव लोग कार्ड देखते हैं और आते हैं मेरे पास, उनको राष्ट्रीय आजीविका मिशन लिखा हुआ दिखाई देता है, तो ये इनकम बढ़कर के मेरी 1000 से 1200 हो गई प्रतिदिन, तो लगभग दुगने का उन्हें मुनाफा हुआ। तो जब हम इसको मंथली टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग महीने का वो 25 से 30 हजार रुपए आसानी से कमाती है। जैसा मैंने इनिशियली कहा कि जब एक महिला कोई सेविंग करती है या उसके अकाउंट में सीधा पैसे जाता है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अपने बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन पे होगा। इसको शायद हम आज क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्गर टर्म्स में जब उसका बच्चा पढ़ेगा या स्वस्थ रहेगा तो उसका जो फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर कहीं अत्यधिक और अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। सर, यूपी की इकोनॉमी की मजबूती का जो मुख्य आधार है वो खेती है। पूर्वांचल में बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ छोटी जोत के किसान हैं। चुनौती ये है कि यहाँ पर क्रॉप डाइवर्जन यानी परंपरागत फसलों के अलावा बाकी फसलों की ओर मोड़ना, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत अलग है, कहीं पानी ठीक है तो कहीं कम है। इसको लेकर क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने एकदम सही बात कही कि बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी अत्यधिक होने की वजह से थ्रू जनरेशंस यहाँ की जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट 80 से प्रतिशत जो किसान हैं आपके, जिनको हम स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स बोलेंगे, उस कैटेगरी में आते हैं। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन दो है जो अन्य जगह भी ट्राई हुआ है, कि एक तो जो हम लोगों की कृषि की जो टेक्निक है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है, जो आंकड़ों से भी सिद्ध होता है कि वो सफल हुआ है। हमने यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 22-23 में यहाँ लगभग 15,000 हेक्टेयर के आसपास, उससे पूर्व का यदि एक वर्ष और पहले का देखें तो मात्र 2600 हेक्टेयर सरसों की बुआई इस जनपद में होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने कृषि डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ मेहनत की, किसानों की जो गोष्ठियां हुई उनके माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया, और गवर्नमेंट द्वारा जो एमएसपी जो प्रोवाइड की जाती है फसलों पे,
उसका जब रेट किसानों ने देखा तो धीमे धीमे अब यहाँ पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से आज लगभग 30,000 हेक्टेयर में किसान सरसों की बुआई कर रहा है। और मैं यदि आपको फाइनेंशियल टर्म्स में ये चीज बताऊं तो धान या गेहूं का जो एमएसपी होता है वो अराउंड 2500-2600 रुपए होता है, लेकिन जो सरसों का एमएसपी होता है वो 6200 रुपए होता है। तो दुगने से भी अधिक उसको अपनी फसल पे दाम मिलता है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की, यदि फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में देखें तो ये बिकॉज इट इज अ कैश क्रॉप, तो इसको आप इसमें यदि वैल्यू एडिशन भी करते हैं तो इसको प्रोसेस करके और महंगे दाम पे आप उसका तेल भी बेच सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमारे छोटे किसान को अपनाना पड़ेगा यदि उसको सक्सेसफुल होना है। और अच्छी बात यह है कि जब उसको बताया जा रहा है तो वो इस सेक्टर में काम भी कर रहा है। ठीक है सर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1811 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, जिसका जिक्र अभी मैंने पहले भी किया। फसल कटाई के समय मजदूर मिलने कम हो जाते हैं, पलायन पंजाब और हरियाणा की तरफ ज्यादा होता है। अब इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पलायन यहाँ पे ट्रेडिशनली समस्त पूर्वांचल के जनपदों की एक रियलिटी रही है। यहाँ से जो है स्थानीय निवासी बाहर जाते थे या बाहर अपना किसी न किसी रूप से उसमें कार्य करते थे, और जो रेमिटेंसेस होते थे, जो पैसा वो कमाते थे, वो यहाँ भेजते थे। अभी पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है उसमें निश्चित तौर पे पलायन ऑटोमेटिकली कम हो गया है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं गवर्नमेंट ने शुरू की, जैसे सीएम युवा का एक उदाहरण आप लोगों के पास है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उदाहरण है, पीएम विश्वकर्मा का उदाहरण है। ये इस प्रकार के छोटी छोटी योजनाएं या पीएम स्वनिधि है, मुद्रा लोन है, इनसे क्या हुआ है कि जो छोटे लोन्स है वो जब उनको सैंक्शन होते हैं तो स्वयं का उद्योग या उद्यम वो स्थापित करते हैं और उसमें कार्य शुरू करते हैं। अब एक और हम लोगों के लिए क्योंकि जो विकसित भारत जी राम जी बिल जो भारत की संसद ने पास किया है, 1 जुलाई से लगभग उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और उसमें ये प्रोविजन भारत सरकार ने कर दिया है कि जब फसल कटाई के सीजन में जो है 2 महीने वो कार्य बंद रहेगा, ताकि हमारे स्थानीय लोगों को मजदूरी भी सही दाम पे या सही दर पे प्राप्त हो सके। तो उससे निश्चित तौर पे ये वाली जो आप पंजाब और हरियाणा पे जाने की बात कर रहे हैं वो भी कम होगा, और यहीं पे ही स्थानीय मजदूर यहीं पे अपना कार्य भी कर पाएंगे। बिल्कुल। भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की भी है। अब प्राइमरी और बेसिक दोनों स्कूलों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेकर क्या काम हो रहा है? ऑपरेशन कायाकल्प जिसकी चर्चा हम हमेशा सुनते हैं, सीएम योगी ने जिसे शुरू किया है, उसमें क्या कुछ बदल गया है? देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्रयास रहा है जिसने, अगर मैं कहूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 100% लोगों के मन में, उनके परसेप्शन में 100% एक चेंज आया है सरकारी स्कूलों को लेकर के। लगभग 2706 हमारे यहाँ विद्यालय है। 100% विद्यालयों में, ऑलमोस्ट 100% विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से वहाँ पे टाइल्स लगाई गई। बेसिक एमिनिटीज जो स्कूल की है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, बच्चियों का शौचालय, बच्चों का शौचालय, दिव्यांगजनों का शौचालय, ये सब मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाई गई। सर, ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा जो मसला है वो स्वच्छता का भी रहा है। लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, जिस तरीके से बीमारियां जो हैं तमाम इससे वो कम हो जाएं, और साथ ही साथ इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए कि लोग इसको लेकर जागरूक भी हों, स्वच्छता के प्रति तमाम जो चीजें हैं? देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्वच्छता का प्रोवाइड करके दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये ऑडिटोरियम में हमको कितना साफ ये ऑडिटोरियम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक जनरल एक कम्युनिटी का परसेप्शन डेवलप हो गया कि ये स्थान बहुत साफ है तो हमें इसको गंदा नहीं करना है। इसी प्रकार आपको एयरपोर्ट्स हुए, आपकी मेट्रोज हुई, जो मेट्रो ट्रेन इत्यादि आप देखते हैं, वहां लोग गंदगी नहीं करते, क्योंकि एक कम्युनिटी इन्फोर्स्ड सैनिटेशन का माहौल होता है। तो स्वच्छता के विषय में यदि आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब लोगों को पता है। उसी के अंतर्गत यहाँ पे प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरआरसी सेंटर्स का भी निर्माण किया गया। सभी ग्राम पंचायत के जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको ई रिक्शा भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करके आरआरसी सेंटर में भेजे, जहां से उसकी प्रोसेसिंग हो और गांव से वो गंदगी हट जाए। किंतु मैं
जितने यहाँ पे हमारे जनपद के सम्मानित नागरिकगण भी बैठे हुए, मैं सबसे अपील करूंगा कि ये एक उसका आयाम है, दिस इज वन साइड ऑफ दिस स्टोरी, बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का होता है कि जब हम लोग यदि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ये करें कि हमें अपने घर पे ही कूड़े को मतलब सेग्रीगेट कर देना है, जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा उसको हमें सेग्रीगेट करना, हमारे पास इसके उदाहरण भी है, इंदौर एक आपके पास उदाहरण है जिसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स जब होता है तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करने में बहुत आसानी होती है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मुहिम को मात्र कोई सरकारी प्रोग्राम न समझ करके इससे जुड़ें, ताकि एक पॉजिटिव माहौल आपके गांव में, आपके परिवार में भी हो और आपके बच्चे भी इसको आगे लेकर के जाएं। बिल्कुल सर, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की समृद्धि किसानों और खेती बाड़ी से है। आप किसानी का काम समझते हैं और समृद्धि से उसका संबंध भी, क्या अंतर है? अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ के किसान और हरियाणा के किसान में क्या अंतर है? वहां पीढ़ी दर पीढ़ी खेती को व्यवसाय के तौर पर लोग अपनाते हैं, लेकिन पूर्वांचल की या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, मैं स्वयं एक किसान परिवार से आता हूं और एग्रीकल्चर में यदि हम देखें तो मुख्यतः जो अंतर है हरियाणा और यहाँ में, वहां पे साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ लोग बहुत बढ़ चुके हैं। एक तो लाइन सोइंग वहां पे होती है, लाइन सोइंग एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप बुआई करते हो फसल की, और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से होता है, मतलब हाथ से जैसे बीज को फेंकना जिसको आप कहते हो, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से होता है। लाइन सोइंग से एक तो सही मात्रा में और सही डिस्टेंस पे आपका बीज जो है वो निरंतर गिरता है, जिससे पौधे को सही डिस्टेंस और हवा का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर पौधों में होता है। दूसरा, टाइमली सोइंग भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे अपना निजी अनुभव से मैं बता सकता हूं कि लगभग फसल लग जाने के 1 महीना बाद पूर्वांचल में फसल को लगाया जाता है। वो इसलिए हानिकारक होता है टाइम से यदि फसल को ना लगाया जाए, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जैसे जब आप गेहूं की फसल यदि समय से नहीं लगाते और टेम्परेचर जब राइज होना शुरू होता है मार्च एंड में या अप्रैल की शुरुआत में, तो आपका जो फसल को आप हार्वेस्ट करने की स्थिति में होते हैं तो दाना आपका कमजोर रह जाता है, और उससे आपकी निश्चित तौर पे आपका जो फाइनल प्रोडक्शन होता है उसमें गिरावट आ जाती है। तो और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है, लगभग हर किसान मेरे जो गृह प्रदेश है हरियाणा में इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है। यदि वो फार्मर है तो उसके पास पशु भी होंगे और वो किसी ना किसी रूप में अपना दूध का व्यवसाय भी करता है। वहां एक बहुत अच्छी चीज है जो पूर्वांचल में भी होने लगी कि बड़ी मार्केट्स उसके आसपास है, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, तो आसपास की जो बड़ी बड़ी, गुड़गांव है, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है, तो उनमें उनको सेल करने में भी आसानी होती है। बट एक प्रोग्रेसिव सोच के तहत अपनी जमीन से जुड़े रहना, उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट को अपनाना, इसके माध्यम से वहां की जो इनकम है फार्मर की वो यहाँ के फार्मर से कहीं ज्यादा है। सर, क्या वो जो प्रोग्रेसिव सोच की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर भी लाई जा सकती है लोगों के बीच में? जी, जैसा मैंने कहा कि मेरा स्वयं का प्रयास रहा है, यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के माध्यम से मैंने जब अपने जो कृषि गोष्ठी में मेरे जो भाषण इत्यादि होते हैं उसमें इस बात को की, और यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और यहाँ की सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे मिनी किट्स जो प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, वो एक गेम चेंजर है। और उसी के माध्यम से जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग 3000 हेक्टेयर जो फसल आज से 4 साल पहले होती थी, अब वो 30,000 हेक्टेयर में हो रही है। तो जो ये इम्पैक्ट है निश्चित तौर पे ये अब दिखाई पड़ रहा है नीचे, और क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता कंपैरेटिवली बेटर है, हरियाणा क्योंकि सेमी एरिड रीजन में आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको ट्रेडिशनल नदियां हैं, नहरें हैं, वो बेहतर है, जमीन जो है ज्यादा उपजाऊ है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बल्कि मेरा मानना है और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हमारा किसान जो अन्नदाता भाई बहन है वो भी इसको खुले मन से अपनाए और इन सब साइंटिफिक एडवांसमेंट को अपने सोइंग पैटर्न में लेकर के आए। सर, सोच बदलने की जरूरत है। भारत में 2014 के बाद से और यूपी में 2017 के बाद से आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर किसानों के खाते तक सब कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। अगर आजमगढ़ की बात करें तो वो अभी कितना टेक सेवी है? देखिए, आजमगढ़ अब लगभग हर सरकारी योजना में टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट आ चुका है, राइट फ्रॉम द पेमेंट टू द सिलेक्शन ऑफ अ बेनिफिशियरी, सब जगह अब आपका डिजिटल
इंटरफेस अब आ चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी स्कूली जो सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं, सबके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं ताकि वो अपना ड्रेस, अपने स्कूली बैग, जूते, मोजे वो खरीद सके। ये पॉसिबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका आधार बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैप्चर्ड है और उसको आप पीएफएमएस के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। यदि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब ई ऑफिस जो है हमारे यहाँ लागू हो चुका है और हम सब लोग अब ई ऑफिस के माध्यम से ही अपनी फाइलों को जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो एंड टू एंड आपकी ट्रैकिंग हो सकती है किसी भी चीज की, और कभी भी भविष्य में भी यदि एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, कभी भी आपको कोई चीज देखनी हो तो आपके ई ऑफिस के जो पोर्टल है उस पर वो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। और पर्सनली तो मैं खुद जो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं या पीपीटीज है वो डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डीडीओ साहब, पीडी साहब, डीसी साहब, ये सब भी अब उसको यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन काफी हद तक अब बढ़ चुका है प्रशासन में भी। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक पीएम मोदी आह्वान कर चुके हैं इस पर बैन को लेकर। शहरों में तो सख्ती हो जाती है लेकिन गांव में थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए, गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आपने सही कहा आज भी होता है। उसका मेन कारण यही है कि अभी एक सब्स्टिट्यूट शायद लोगों के मन में लगता है उनके पास है नहीं। बट जैसे पर्सनली, जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि अब हम लोग भी पीने के पानी के लिए कोशिश करते हैं कि स्टील की बोतल या हमारे पास एक ग्लास की बोतल हो जिसको हम रिफिल कर सकते हैं, या जूट का बैग हो, कॉटन का बैग हो या अन्य कोई बैग हो जिससे जब हम अपने बाजार में सब्जी लेने जाए या कोई सामान खरीदने जाए तो हम उसको यूज करें। या लकड़ी के अब आपके पास कुछ बर्तन आने लगे हैं, मिट्टी के बर्तन आने लगे हैं जो जिनका जो स्वास्थ्य का भी जो, अगर आप हेल्थ के पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी होता है। हमारे यहाँ तो आजमगढ़ में जब आप निजामाबाद में जाएंगे तो ब्लैक पॉटरी में इतनी ज्यादा आपका डिनर सेट मिट्टी की डिमांड है आज, इनफैक्ट आजमगढ़ में ही नहीं बाहर भी, कि लोग अब उसको प्रेफर कर रहे हैं कि चाय पीना है तो आप मिट्टी के कुल्हड़ में पीजिए। तो एक तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जब आप उसको कहीं अगर डालते हैं, डस्टबिन में डाला है, डस्टबिन में भी नहीं किसी ने बाहर भी डाला तो मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका हम इन्फोर्समेंट जब करते हैं अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव के माध्यम से तो शायद लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब स्वयं अडॉप्शन उसका करते हैं तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो खुद यूज टू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और ये मैं उम्मीद करता हूँ, सबसे अपील भी करता हूँ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इसको अपनाएं ताकि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में सुखद जो है बदलाव आए। बिल्कुल सर। महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत जो है वो शानदार हुई। अब ये योजना महिलाओं को सक्षम तो बना ही रही है लेकिन गांव की महिलाओं को आत्मविश्वास दिलाने का भी काम कर रही है कि वो कर सकती हैं, और ये प्रशासन का काम है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। लगभग 18,000 समूह हमारे यहाँ इस समय ऑलरेडी इस जनपद में है, जिसमें लगभग 2.25 लाख के आसपास हमारी दीदियाँ जुड़ी हुई है उन समूहों में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों का जो अब जो प्रयास है वो ये नहीं है कि मात्र समूह से दीदी जुड़ गई और वो अपना काम स्वयं स्टार्ट कर लेगी। अब जो हम लोगों ने यहाँ फोकस किया है, जैसा गोधन संकल्प के माध्यम से दीदियों में एक कॉन्फिडेंस आया, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ब्लैक पॉटरी और रेशमी साड़ी जो 2 ओडीओपी है, हम लोगों ने कुछ समूह अभी आइडेंटिफाई किए हैं निजामाबाद क्षेत्र में, मुबारकपुर क्षेत्र में। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि वो दीदियां उस काम को भी स्टार्ट करना शुरू करें। जब उनके पास एक मार्केट होगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और जब उनको ये कॉन्फिडेंस होगा, ये एश्योरेंस होगा कि किसी चीज का उत्पादन करने के बाद उसकी एवज में उनको पैसा प्राप्त होगा, तो स्वतः ही उस काम में वो रुचि लेंगी। तो अब हम लोगों का सेकंड स्टेप ये है कि उनको एंटरप्रेन्योर्स भी बनाए। हम लोग जोड़ना एक कदम था, अब उनको आगे बढ़ के हम लोगों को इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट्स भी दिखाने हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपको क्या फायदे होंगे। तो आने वाले
लगभग इसी वर्ष के एंड में हम इसकी और अच्छे से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि ओडीओपी में भी हम लोगों की दीदियां जुड़े। सर अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किसानों को बीज और खाद पहुंचाने को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, बीज और खाद की विषय में अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ वॉर की वजह से कुछ अनसर्टेनिटीज बीच में रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ यूपी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से अभी तक कोई भी सप्लाई चेन में कोई डिस्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट हम लोग इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी करते हैं और IFMS पोर्टल के माध्यम से हम इतना तक ट्रैक करते हैं कि कोई किसान बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड अमाउंट में तो किसी खाद या बीज की जो है खपत नहीं कर रहा है। और आज ही इसका मैंने रिव्यू किया है तो सभी समितियों पे हमारे यहाँ खाद निरंतर पहुँच रहा है, बीज भी पहुँच रहा है और इसमें हम सबको एश्योर्ड भी करते हैं कि इसमें कोई समस्या हमारी तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सर ग्रामीण इलाकों में एक और बड़ी समस्या होती है जमीन के विवाद को लेकर, और प्रशासन के लिए भले ही ये मामला छोटा हो लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी बात है। प्रशासन संवेदनशील रहे ये भी बहुत जरूरी है, और इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, जमीनों के जो विवाद है उसके विषय में जिलाधिकारी महोदय ने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा कि जो जमीन के मामले हैं वो किसी न किसी दो पार्टियों के बीच का विषय अधिकतर होता है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सही समय पे न्याय मिल जाए। उसके लीगल रेमेडीज तो है ही, लेकिन एक सेंसिटिव प्रशासन होने के नाते हम सब लोगों को आउट ऑफ द वे जाके भी उसकी मदद करने की आवश्यकता होती है। जैसा डीएम सर ने अपने संबोधन में कहा कि लेखपालों की जहां पे कमियां मिली है उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई है। जो लेखपाल, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, लेखपाल और सचिव या अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारीगण जो अच्छा काम करते हैं, 15 अगस्त पे उन सबको यहाँ पे बुला के सम्मानित भी किया गया था। तो हम लोगों को, जो हम कैरेट और स्टिक की बात करते हैं कि अच्छों को हमें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करना है, जो खराब कार्य करते हैं उनको चिन्हित करके उनको दंडित भी करना है। तो इसी क्रम में यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और राजस्व के जो मामले हैं, राजस्व के जो कोर्ट्स हैं, उनकी भी जो निरंतर अनुश्रवण जो है और उनका भी मॉनिटरिंग जो है डीएम सर खुद करते हैं और उसमें अच्छी प्रोग्रेस भी हमारे यहाँ हो रही है। सर आपने मुबारकपुर का जिक्र किया जहाँ पर रेशमी साड़ियों का जो कारोबार है वो हो रहा है, और साथ ही साथ ब्लैक पॉटरी की भी आपने बात की जो विश्व प्रसिद्ध है। कारीगरी को मार्केट चाहिए ताकि वो फल फूल सके, चुनौती इसको जिंदा रखने की भी है और फलते फूलते रखने की भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की यदि मार्केट नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट की कुछ अहमियत नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट के पीछे उसके फाइनेंसेस होते हैं। जो हमारा जो कारीगर है, यदि वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसका सबसे पहला प्रयास होता है कि समय से उसकी बिक्री हो जाए। आजमगढ़ की जो ब्लैक पॉटरी है या रेशमी साड़ी है, उसके विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे CFC जो है कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का जो स्थापना है ODOP के अंतर्गत की गई, और उसका परिणाम हमारे यहाँ ये हुआ कि लगभग आने वाले 5 सालों की मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड ऑलरेडी उन हम लोगों के कारीगरों के पास आ जाती है। दिवाली के समय उन लोगों के पास फुर्सत नहीं होती अपने घर जाने की, वो वहीं पे इतनी प्रोडक्शन करते हैं कि हमारे वेस्टर्न इंडिया से और आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो उनके प्रोडक्ट्स की इतनी अत्यधिक डिमांड है कि वो समय से पहले ही उनको पैसा भी मिल जाता है और वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर पाते हैं। इसी प्रकार मुबारकपुर की साड़ी का भी है। बनारस क्योंकि नियर बाय है और बनारसी साड़ी के तौर पे भी उसकी मार्केटिंग होती है, क्योंकि ये भी सिल्क साड़ी ही होती है जो आजमगढ़ में उत्पादन जिसका होता है। तो दोनों सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम हुआ है और दोनों के प्रोडक्ट्स में कोई इशू नहीं है। अब हम लोग, जैसा मैंने कहा कि अब हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि इसमें हमारी दीदियां जो है प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े ताकि उनको भी इसका कुछ फायदा मिल पाए। सर विकास की एक बड़ी शर्त है कि वो विरासत का हाथ पकड़ के हो, यानी कारखाने तो खुले लेकिन किसान जो है वो भी पीछे न रह जाएं। ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, दोनों का बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। किसान हम लोगों के लिए इकोनॉमी की बैकबोन बहुत कई मायनों में है। एक तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही, लेकिन हम लोगों के लिए जो अन्न उत्पादन है वो उसी के माध्यम से होता है।
दूसरा कारखाने भी जो है आधुनिक समय की डिमांड है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि हमारे किसान को साइंटिफिक जो पैटर्न्स है कृषि के, उसको अपनाते हुए खुद को उस स्तर पे लाने की आवश्यकता है कि वो एक किसान के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बन सके। जो एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको बहुत ज्यादा कोई बड़े कारखाने लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाने की आवश्यकता है। यदि वो अपना सरसों की बुआई करता है तो उसको आवश्यकता है कि किसी न किसी तौर पे वो उसका यदि तेल बना के बेच सके। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। इनफैक्ट मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि पीएमएफएमई स्कीम में फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार अनुदान भी देती है, 35% उसको अनुदान भी मिलता है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किसानों ने उसको अपनाया भी है। और आज वो किसान, जैसे कृषि के क्षेत्र में मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ एफपीओ है एक सठियाओं में जो सहजन और जर्मन कैमोमाइल की खेती करता है, जिसको दवा कंपनियां स्वयं यहीं से खरीदती है। एक किसान है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आकर के यहीं से उसका माल उठा करके लेके जाते हैं। तो जब इस प्रकार की फसलों का अडॉप्शन किसान करेगा तो निश्चित तौर पे वो जो कारखानों में जो कमाई है उस स्तर पे वो भी पहुंच पाएगा। सर, युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर जिले में क्या काम हो रहा है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट के विषय में यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना जो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी है। प्रोजेक्ट प्रवीण जो हमारे यहाँ पे चलता है, जिसमें स्कूली बच्चे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जो व्यवहारिक उन लोगों को ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट फंड जो है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, उसके अंतर्गत इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दी जाती है। अब जो हम लोगों का एक और प्रयास है वो ये है, और हमने पिछले वर्ष इसकी शुरुआत भी की है, कुछ पॉजिटिव परिणाम भी हम लोगों को इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, कि हम लोगों के आसपास के जो शहर है, गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, इधर प्रयागराज है, अयोध्या है, तो यहाँ पे बड़ा बिग टिकट इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है। होटल्स में काफी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि आजमगढ़ में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ के हॉस्पिटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो जिसमें होटल्स इत्यादि आते हैं, उन सबसे वार्ता की है और उनकी डिमांड को समझने का प्रयास किया है। और हम लोगों ने एक डिमांड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को ये बना करके यहाँ से भिजवाई है कि इन सेक्टर्स में हम लोगों के जो, इन ट्रेड्स में हम लोगों के जो बच्चे हैं उनको अधिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाए। पिछले वर्ष इसमें हुआ भी, जो रोजगार मेले हुए उसमें जो पहले बच्चे काम छोड़ करके यदि उनको बाहर कोई कंपनी ले जाया करती थी तो काम छोड़ के वापस लौट आते थे। लेकिन अब क्योंकि आसपास अयोध्या, बनारस, गोरखपुर की कंपनियों ने उन्हें पिकअप किया, तो वो वहां काम भी कर रहे हैं और बीच बीच में अपने घर को भी देख सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा सीएम युवा के विषय में हम लोगों ने बताया कि अब शायद किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय वो खुद का उद्यम लगाना ज्यादा पसंद करता है, मतलब बीइंग पार्ट ऑफ एनर्जेटिक यूथ। तो अब उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आजमगढ़ पिछले वर्ष भी प्रथम रहा था, इस वर्ष भी ऑलरेडी अभी पहले नंबर पे चल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छी हम लोगों के आगे भी काम होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी हमारे साथ बात करने थैंक यू मैम। कहते हैं किसी भी प्रदेश का या जिले का विकास तभी पूरी तरह से हो सकता है जब वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भी स्वस्थ हो। हेल्थ इज वेल्थ, शायद इसीलिए कहा गया है। तो आजमगढ़ की जो हेल्थ है वो कितनी दुरुस्त है, क्या कुछ चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं हेल्थ से, इन तमाम बातों को जानेंगे यहाँ के सीएमओ डॉक्टर ननकू राम जी से। हमारे बीच में है, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। मंच पर आए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ननकू राम जी का। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, जो है पिछले कई वर्षों से हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हुआ है। हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पहले से अब इस समय बेहतर है। हमारे स्वास्थ्य 23 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 8 जो है ब्लॉक लेवल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 84 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। हमारे 84 जो है हमारे 480 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और 300 बेड के अस्पताल हैं और एक मंडलीय चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय, एक जिला महिला चिकित्सालय
एक मेडिकल कॉलेज जो है, ये जो है हमारी स्वास्थ्य इकाइयाँ हैं। और हमारा और शासन का और को लक्ष्य है कि जन जन को हमें स्वास्थ्य पहुंचाना है। इसी तर्ज पर जो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक सभी जन जन को स्वास्थ्य पहुंचाने का जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे प्रयास से जो है अब जो है बेहतर जो है प्रसव सेवाएं चल रही हैं। जी। बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा जो है प्रसव सेवा जो है सुरक्षित प्रसव सेवा चल रही है सभी स्वास्थ्य केंद्रों में। हमारा जो है टीकाकरण बेहतर हो रहा है। हमारे जो है सभी टीबी के मरीजों को और कुष्ठ मरीजों को दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं। हमारे अस्पतालों में निःशुल्क पैथोलॉजी की जांचें हो रही हैं और दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं। हमारा जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहतर इस समय हुई हैं। सर, जिले में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, अगर वहां की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है और क्या जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें भरोसा दिला पा रहे हैं ये जो तमाम आरोग्य मंदिर हैं? देखिए, जो है शासन का एक बहुत सपना था कि पिछड़े इलाकों में जो है हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए जो है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है बनाए गए और इस समय हमारे 480 जो है आरोग्य मंदिर बने हुए हैं और जिसमें जो है 470 जो है CHO तैनात हैं। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग को लेकर क्या व्यवस्था है और अगर कैसे की जाती है, और अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र ठीक से नहीं कर पाया तो फिर कार्रवाई क्या होती है? जी देखिए, जो है स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए जो है हमारे यहाँ ACMO, डिप्टी CMO और हमारे जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ये जो है एक चेक लिस्ट के अनुसार जो है सभी स्वास्थ्य इकाइयों में जो है अपना मॉनिटरिंग करते हैं। उसी के अनुसार देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या और ज़रूरतें हैं। उसके लिए जो है वो वहाँ पर एक सलाह देते हैं और जो चीज़ जो है सपोर्टिव सुपरविज़न होता है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उसको हम शासन से मंगवाते हैं। जो चीज़ें ख़राब हैं उसको जो है हम लोग जो है उसके बदले में दूसरी नई चीज़ मंगवाते हैं और एक चेक लिस्ट के अनुसार जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है और उस मॉनिटरिंग के अनुसार कार्य कराया जाता है। सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर ये देखा जाता है कि जो साफ सफाई है वो नहीं होती, ऑपरेशन थिएटर खस्ताहाल होते हैं और मशीनें तो काम भी नहीं कर रही होती हैं। अब इस बीमारी से किस तरीके से निपटा जा रहा है? देखिए, जो है हमारा जो है स्वास्थ्य का काम सिर्फ भवन बना देना नहीं है। हम लोग जो है स्वास्थ्य जो हमारे भवन होते हैं उनको बेहतर साफ सफाई करने का भी दायित्व रहता है। इसके लिए जो है हमारे यहाँ जो है कुछ एजेंसी हैं, प्राइवेट एजेंसी हैं जिनको हमने टेंडर दिया है। वो साफ़ सफाई करती हैं, OT भी पूरी तरह साफ़ करती हैं, हर जगह की साफ़ करती हैं और पूरी अस्पताल की साफ़ सफाई बेहतर ढंग से वो 3-4 बार वो जो एजेंसी द्वारा कराया जाता है। कुछ हमारे परमानेंट जो सफाई कर्मी हैं वो भी करते हैं और एजेंसी द्वारा भी कराया जाता है। और जो हमारी मशीनरी है जो ख़राब होती है उसके लिए भी एक हमारे एजेंसी से टाई अप है। जो हम लोग अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो तुरंत ऑनलाइन कॉल होती है और वो आके बना जाते हैं, तो हमारी मशीनरी भी दुरुस्त रहती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी महामारी बन गई है कैंसर। जी, इसके बहुत से केसेस भी आ रहे हैं और दूसरा, सरकार ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन को उपलब्ध कराया है अब हर जगह। इस वैक्सीन को लेकर अभी अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो ग्राउंड स्तर पर कितना कुछ जो काम है वो किया जा रहा है? जी देखिए, कैंसर तो एक आम जनमानस की बहुत बड़ी समस्या है और इसके बचाव के लिए यही है कि हम जो है समय समय पर जो है अपना टेस्ट कराते रहें और कुछ हमारे शरीर में कुछ बदलाव आता है उसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसके लिए जो है हम लोग अगर समय समय पर ऐसे कोई शरीर में गांठ है या कोई अन्य बदलाव आ रहा है उसके लिए हम तुरंत संपर्क करेंगे, तभी जो है हम लोग इससे जल्दी निदान पाएंगे और इससे पूर्ण तरह से जो है हम लोग जो है उससे पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाएंगे अगर हम समय पर इलाज हुआ। और रही बात जो है सर्विकल कैंसर की, सर्विकल कैंसर एक जो है ये पूरे कैंसर में जो है महिलाओं में 2-3 नंबर पर आता है। इसके इतने केसेज बढ़ रहे हैं तो आजकल जो है दूसरे नंबर पर है और इसके लिए जो है हमारी सरकार एक मुहिम ये चला रही है कि सभी 14 वर्ष जो लड़कियां हैं 14 से 15 वर्ष के बीच अगर उनका एक टीकाकरण कर दिया जाए, HPV वैक्सीनेशन कहलाता है,
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 26 मार्च को इसका जो है उद्घाटन किए थे वैक्सीनेशन का। तो सर क्या जागरूक करने के लिए हाँ, कुछ प्रयास ये किए जा रहे हैं आप लोग की चाहता हूँ तरफ से? आपके चैनल के माध्यम से ये जो है एक संदेश जाए कि जो हमारे सरकारी तंत्र में तो ये है कि 14 वर्ष लड़कियां जो 14 वर्ष की एज पूरी कर चुकी हैं, 15वां कंप्लीट होने जा रहा है, उनको जो है एक डोज अगर लग जाती है HPV वैक्सीन की, तो आगे चल के भविष्य में उनको जो सर्वाइकल कैंसर है उससे बचाव हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से अगर ये जनता में ये मैसेज दिया जाए तो ये काफ़ी जो है हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल सर। सर कई अच्छे प्रोजेक्ट भी आजमगढ़ में चल रहे हैं। एक तो टेलीमानस है जो डिप्रेशन से युवाओं को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आजमगढ़ ने एक लंबी छलांग भी लगाई है। इसके बारे में बताइए कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है और कैसे ये युवाओं के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, ताकि लोगों को भी पता लगे और ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ के लोग हैं उन्हें इसका फायदा भी मिल सके। टेलीमानस में ये है कि इसमें जो मानसिक रोग हैं हमारे, इनके संबंध में जो है ऑनलाइन जो है एक टोल फ्री है जो है 14,416। ये जो है इसमें टोल फ्री में अगर आप जो है नंबर लगाएंगे तो सारी मानसिक रोगों के बारे में ऑटोमेटिक जो है वरिष्ठ जो परामर्शदाता हैं मेंटल हेल्थ के वो पूरी तरह से सलाह देंगे। और ये मानसिक बीमारियां जो है आजकल युवाओं में ज़्यादा देखी जा रही है। कोई जो है परीक्षा को लेकर टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, परीक्षा के रिजल्ट से लेके जो है तनाव में हो जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं। तो ये अगर टोल फ्री से अगर बात करेंगे तो पूरी तरह सलाह दी जाएगी चिकित्सकों द्वारा, और ये जो है गोपनीय रखी जाती है। कोई किसी को ये बताया नहीं जाता कि कौन सलाह दिया कौन नहीं, पूरी तरह से गोपनीय है। तो इससे आप सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल सर। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण में भी आजमगढ़ में खूब काम हुआ है। जो पहले इसका कवर बहुत नहीं था, लेकिन अब इसकी पहुंच गांव-गांव तक है। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? और ऐसा तो नहीं कि फाइलों में सबको टीका लग गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है हम लोग जो है हमारे डिप्टी CMO और हमारे ACMO, हमारे MIC और फील्ड वर्कर कुछ होते हैं, LHB होती हैं और हेल्थ सुपरवाइज़र होते हैं, HO होते हैं। ये जाके जहाँ सेशन लगा होता है वहाँ पर जाके जो है मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं जैसे WHO है, यूनिसेफ है, ये भी जाके जैसे हर सेशन में हर घर बच्चे से पूछती हैं कि आपको टीका लगा कि नहीं लगा। इस तरह से मॉनिटरिंग होती है। और इसके लिए कई पोर्टल बनाए गए हैं, जैसे यूबिन है, इसमें चढ़ाया जाता है ऑनलाइन टीकाकरण का, तो फाइलों में कहीं वो पूरा ऑनलाइन दर्ज होता है। सर केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ पूरे देश में करोड़ों लोगों को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में आजमगढ़ में इसमें काफी अच्छा काम हुआ है। तो अभी तक कह सकते हैं कि कितना जो क्षेत्र है वो कवर किया जा चुका है? देखिए जो है आयुष्मान भारत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अहम योजना है। और इसके तहत जो है हम अभी 13.5 लाख जो है आयुष्मान कार्ड जो है गरीबों के लिए बना चुके हैं और 13.5 लाख लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। और ये कार्ड जो है हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे CDO साहब हैं, उनके सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से हम लोग इतना जो है ये कार्ड बना पाए। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत जो है उनका थैंक यू, धन्यवाद, आभारी हूँ कि उसके वजह से जो है हम लोग जो है इतना कार्ड बनाए कि हम लोगों को जो है UP में 2य स्थान मिला इसके लिए। बिल्कुल, मैं चाहूँगी एक बार ज़रा जोरदार तालियां बजा दें अपने शहर के लिए। सर सरकारी अस्पतालों की बात करें या स्वास्थ्य केंद्रों की, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये आती है कि लोग कहते हैं वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। लोग दवा लेने पहुँचते हैं लेकिन दवाई मिलती नहीं और कहा जाता है कि बाहर से खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं इसको लेकर कैसे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए? दवाइयाँ जो है इस समय पूरी तरह से सब जगह उपलब्ध रहती हैं। हम लोग ऑनलाइन जो है एक पोर्टल होता है उसमें जो है इंडेंट करते हैं। और हमारे यहाँ एक ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है यहीं आजमगढ़ में, जहाँ दवा का बहुत बड़ा स्टोर है। वहाँ से दवाई जो है प्रत्येक महीने में जो है लोग ले आते हैं अस्पतालों में और दवाइयाँ पर्याप्त रहती हैं। जो कुछ नहीं हो पाती तो हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र जो है अस्पताल में बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिनसे जो है हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारे डॉक्टर, उनसे बहुत सस्ती दरों में दवा वहाँ से उपलब्ध हो जाती है। सर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो एक और बड़ी अंधेरगर्दी है और वो है
अवैध अल्ट्रासाउंड की। ग्रामीण इलाकों में हर कुछ वो किया जाता है जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। जन्म से पहले बच्चे की पहचान हो या फिर अवैध एबॉर्शन, इसको लेकर क्या इलाज किया जा रहा है? देखिए जो अल्ट्रासाउंड होता है वो पीसीपीएनडीटी के एक्ट जो है उनकी मशीन और उनका जो सेंटर होता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। अगर कोई समय समय पर हमारी एक टीम बनी हुई है जो वहाँ पर निगरानी रखती है, उनके रिकॉर्ड, उनके संसाधन, उनकी मशीन सब चेक किया जाता है। अगर कोई किसी तरह की शिकायत होती है तो उनके विधिक कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है पूरा प्रयास करते हैं और उसके लिए जो है कार्रवाई करते हैं। और एक और टीम होती है, अगर वहाँ कोई अवैध काम करता हुआ पाया जाता है तो हमारे एसडीएम साहब, हमारे जो है पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक संयुक्त टीम जो है वहाँ पर छापेमारी करती है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो नियमानुसार उनके विधिक कार्रवाई की जाती है। ठीक है सर, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस की ताजा रिपोर्ट में यूपी में 5 साल तक के नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। अब आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या हाल है? यहाँ भी जो है मृत्यु दर में कमी आई है। हम लोग जो है शुरू से ही जो है जब से माताएं गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, मुझे एक जननी सुरक्षा योजना होती है, उसके तहत जो है उनको समय समय पर जांचें कराते हैं और समय समय टीकाकरण होता है। इसके बाद जब प्रसव होता है इसके लिए उनकी जननी शिशु सुरक्षा एक होता है जिसमें बच्चे के लिए नवजात शिशु केयर ये सब हम लोग जो है सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। टीकाकरण समय समय पर बच्चे का कराते हैं। जब बच्चों को समय समय टीकाकरण कराते हैं तो हमारे बच्चों में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और हम लोग बेहतर बच्चों सर मलेरिया की अगर बात करें तो खतरा इसका बढ़ रहा है। आजमगढ़ में मलेरिया हर सीजन में परेशानी का कारण भी बनता है। इस बार क्या तैयारी है और क्या कुछ ऐसे उपाय भी किए जा रहे हैं जिससे इस बार मलेरिया से लोग प्रभावित ना हो? देखिए जो है मलेरिया का अब इस समय जो है मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन आ गया है। बरसात में जो है ब्रीडिंग सीजन चालू हो जाता है, तो इसलिए इसके बचाव हेतु जो है हम लोग जो है प्रिवेंशन के तौर पर जो है फॉगिंग कराते हैं। लार्वासाइडल स्प्रे का छिड़काव कराते हैं और फॉगिंग कराते हैं। और जो है और अन्य विभागों के सहयोग से जैसे नगर निगम है, पंचायत विभाग है, इन नालियों की साफ सफाई करवाते हैं जहाँ की मच्छर जो है पैदा ना हो। वो ब्रीडिंग क्योंकि जल में ही ज़्यादा और जो है कूड़ा करकट में है ये अंडे देते हैं, इससे जो है इनका जो है यहीं पर इनका ग्रोथ होती है, जो प्रजनन होता है। इसलिए जो है और जो है वन विभाग की सहयोग से हम लोग झाड़ी वाड़ी ये नगर पालिका से इस तरह से पेड़ पौधे जो छोटे मोटे हो झाड़ी दुनुआ होते हैं कटवाते हैं ताकि यहाँ मच्छर का रुखाव न हो। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है हमारी आशा एनम जो है स्वास्थ्य जागरूकता अब जो है सबको स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं कि हम लोगों को जो है किस तरह साफ़ सफाई रखना है। और अगर कोई को बुखार आता है तो समय समय पर उनकी जांचें कराई जाती हैं ताकि समय से उपचार हो। तो हमारे यहाँ मलेरिया के तो प्रकोप कम है। हम लोगों के क्षेत्र में इस सीजन में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा होता है। यहाँ आजमगढ़ में मलेरिया तो अब जो है एकदम नगण्य रूप में हो गया है, लेकिन डेंगू का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो डेंगू के लिए हम लोग ज़्यादा जो है सावधान रहते हैं और डेंगू के लिए जो है सबको अलर्ट करते हैं कि आप लोग जो है साफ़ सफाई जो है अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई रखें। ये आजकल जो है नारियल के खोखे हैं लोग जो है पी के फेंक देते हैं जिनमें मच्छर का जो है प्रजनन ज़्यादा होता है, मच्छर वहाँ रुकते हैं। तो हमारा कहना है कि नारियल के खोपड़े जो है घर के आसपास न रहें, उनको फेंक दिया जाए, कूड़ा करकट न रहे, नालियों की सफाई रहे। और समय समय पर हमारे विभाग द्वारा यह लार्विसाइडल स्प्रे होता है जो मच्छर को के लार्वा को मारता है और फॉगिंग द्वारा जो है मच्छर को भगाया जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की जो तमाम स्वास्थ्य जानकारी है हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रिलियन ट्रैकर में आजमगढ़ की विकास यात्रा में बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर में अगली बार किसी नए जिले में आपसे फिर मुलाकात होगी।